आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर है आपकी हिस्ट्री की थर्ड बुक का थीम 11 और चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये जो चैप्टर है आप जानते होंगे बेसिकली ये चैप्टर महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर लिखा गया है और इस पूरे चैप्टर में महात्मा गांधी की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है और महात्मा गांधी ने इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन किया था, कैसे उनकी वजह से इतने सारे मूवमेंट्स हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो हम लोग डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ डेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको हेल्प करेंगी इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में। वैसे वो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख दी है तो आप लोग बस सुनते जाइए। ये इस चैप्टर में मेंशन नहीं की गई है लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिखी है। सबसे पहली चीज़, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनको जाना जाता था महात्मा गांधी नाम से या फिर फादर ऑफ द नेशन के नाम से। इसके अलावा इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये आपको याद रखनी होगी। महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ थी 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनके फादर का नाम था करमचंद, जिनको काबा भी कहते थे, करमचंद गांधी। इसीलिए इनका जो मिडल नेम है वो इनके फादर के नेम पर करमचंद है। इनकी मदर का नाम था पुतली बाई गांधी और इनकी जो स्पाउस यानी पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा कपाड़िया और कस्तूरबा कपाड़िया से इनकी शादी हुई थी 1883 में। काफ़ी यंग एज में शादी हो गई थी, उस टाइम ये बड़ी कॉमन चीज़ हुआ करती थी। फिर इसके बाद में इनके 4 बेटे थे जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये डिटेल्स आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन आप पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी की हिस्ट्री के बारे में तो बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। इनकी एजुकेशन हुई थी गुजरात के भावनगर में समलदास कॉलेज में और उसके बाद में ये पढ़ने के लिए लंदन चले गए और लंदन में एक बड़ा फेमस लॉ स्टडीज़ का कॉलेज है जिसका नाम है इनर टेम्पल, वहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई और इनके ऊपर मेजर इन्फ्लुएंस कुछ लोगों का रहा जिनमें से एक थे रायचंद भाई जो इनके स्पिरिचुअल गुरु थे, एक थे गोपाल कृष्ण गोखले जिसे महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते थे, मार्गदर्शक मानते थे। इसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, बाइबल, भगवत गीता, ऐसी चीज़ों से महात्मा गांधी अपनी लाइफ को इंस्पायर्ड बताते हैं। इसके अलावा इनके अर्ली कैरियर की बात करें तो ये बॉम्बे और राजकोट में लॉयर का काम कर चुके हैं, ये वकील थे पेशे से। और फिर उसके बाद में 1893 से लेकर 1914 तक का जो टाइम था वो टाइम इनका बीता साउथ अफ्रीका में। यानी कि महात्मा गांधी 1893 में इंडिया छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी के लिए वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ पर वो 1914 तक रहे। वहाँ पर उन्होंने लॉ प्रैक्टिस की और साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस और दूसरे लोगों के लिए फाइट किया, उनको अधिकार दिलाने के लिए। जैसा वो इंडिया में करते आ रहे थे वैसा उन्होंने वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी किया। अब इन डिटेल्स के बाद में नेक्स्ट डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए वो ये है हिज रिटर्न टू इंडिया। हमारा चैप्टर बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी इंडिया लौटकर आए थे जनवरी 1915 में। तकरीबन 2 डेकेड्स यानी कि 20 साल तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रहे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह की प्रैक्टिस की और उन्होंने का जो एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह के साथ में वो काफ़ी सफल रहा और इंडिया 1915 में आने के बाद में उन्होंने उसी सत्याग्रह को इंडिया में भी अपनाया। तो उन्होंने इंडिया में आने के बाद में कौन से मेजर मूवमेंट्स किए? उन्होंने 3 लोकल मूवमेंट्स किए थे और 3 नेशनल लेवल के मूवमेंट्स किए थे। लोकल मूवमेंट्स का मतलब है वो केवल एक स्पेसिफिक रीजनल इशू से रिलेट करते थे, जो कि खास जगह की कोई मुद्दा था, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा गांधी ने 3 नेशनल लेवल के मूवमेंट्स किए थे जिनका नाम है नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। इनके बारे में एनीवेज वापस क्वेश्चन आने वाला है तो हम उन्हें डिटेल में वहाँ डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली होता क्या है? सत्याग्रह का मतलब होता है एक प्रकार का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस।
सत्याग्रह का मतलब है कि आपको हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना, आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना है, लेकिन रेजिस्टेंस करना है। अगर आप कुछ गलत या बुरा होते हुए देखते हो तो आपको उसका प्रतिरोध करना है अहिंसा पर चलते हुए। इसे सत्याग्रह कहा जाता है। इन्हें कई बार जेल में डाला गया, साउथ अफ्रीका में भी, इंडिया में भी। और इनका एसोसिएशन यानी इनका जुड़ाव हमेशा किससे रहा? पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम लोग शॉर्ट में केवल कांग्रेस कहते हैं, उसका पूरा नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 1924 के अंदर। इसके अलावा होम रूल लीग से भी इनका जुड़ाव रहा लंबे समय तक। और ये पॉइंट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, वो है लिटरेरी वर्क्स। गांधी ने खुद कई बुक्स को लिखा था, जिनमें से एक है हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी। एक है उनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब, बायोग्राफी का मतलब जीवनी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब जब कोई इंसान खुद अपनी ही जीवन के बारे में कोई किताब लिखे। और उस किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये गांधी की ऑटोबायोग्राफी कही जाती है। इसके अलावा उन्होंने यंग इंडिया भी लिखी थी और नवजीवन के वो एडिटर भी रह चुके हैं। तो ये उनके लिटरेरी वर्क्स हो गए। फिर अगर रिवाइवल एफर्ट्स की बात करें तो उन्होंने विलेज इंडस्ट्रीज़ को, खादी मूवमेंट को रिवाइव करा। वो इतना ज़्यादा डिटेल में अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली जो डेट आपको याद रखनी है वो है उनकी डेथ। गांधी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके नेक्स्ट ईयर 30 जैन 1948 को उनका एसेसिनेशन हो गया। एसेसिनेशन का मतलब बेसिकली किलिंग ही है, किसी को मारना एसेसिनेशन होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की हत्या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से की जाती है, राजनीतिक द्वेष के चलते की जाती है, तो फिर हम उसे मर्डर नहीं बल्कि एसेसिनेशन कह देते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, उसी प्रकार महात्मा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था। और ये करने वाला एक व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। उसने महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में बिड़ला हाउस में की थी। ये कुछ डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। और अब लेजेसी की बात करें तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर, उसको गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनली नॉन वायलेंस को एक डे समर्पित किया गया है जो गांधी की ही बर्थ एनिवर्सरी है। इसके अलावा हम उन्हें कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कि बापू या फिर महात्मा या फिर फादर ऑफ द नेशन। ये कुछ टाइटल्स हैं जो हमने उनको ऑनर के तौर पे दिए हैं। तो अब ये इनके बारे में बेसिक डिटेल्स थी, ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली चैप्टर पर। आपका ये जो चैप्टर है ये इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि हमेशा हर देश के इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उस देश की आज़ादी में एक अहम किरदार निभाया है। जैसे कुछ हस्तियों के नाम आपको बुक में इंट्रोडक्शन के तौर पे दिए गए थे, जिनमें से एक है गैरिबाल्डी, और इन्होंने इटली की आज़ादी में काफ़ी योगदान दिया था। जब भी इटली के नेशनलिस्ट मूवमेंट का जिक्र आता है तो गैरिबाल्डी का नाम आता है। उसी प्रकार एक है जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने अमेरिका की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। जब भी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी तो हम लोग जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार एक है हो ची मिन, जिनको वियतनाम से जोड़ा जाता है। और एक है महात्मा गांधी, जो इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार इटली, अमेरिका, वियतनाम हो या इंडिया, हर कंट्री की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे बड़ा रोल, एक अहम रोल निभाता है। उसी प्रकार इंडिया में ये शख्स थे महात्मा गांधी, जिनके ऊपर इस चैप्टर को बेस किया गया है। अब यहाँ से आपके चैप्टर का मेन फॉर्मेट स्टार्ट होता है। सबसे पहले बिफोर कमिंग टू इंडिया, इंडिया आने से पहले गांधी की हिस्ट्री क्या थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी लेफ्ट इंडिया इन 1893। अभी हम इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहकर बुला रहे हैं क्योंकि अभी तक इनको महात्मा नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए अप्रोप्रिएट होगा इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाए। 1893 में ये इंडिया छोड़ के गए और जनवरी 1915 में वो इंडिया वापस आ जाते हैं, तकरीबन 20 साल बाहर रहने के बाद में। These years had been spent for the most part in South Africa। इन 20 सालों में वो कुछ समय के लिए एक दो और जगहों पे रहे थे, बट अगर मोस्टली बात की जाए तो गांधी इस दौरान साउथ अफ्रीका रहे, जहां पर ये एक लॉयर का काम करते थे और वहां पे रहने वाली इंडियन कम्युनिटी के लीडर बनकर उभरे।
अब महात्मा गांधी के एक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर हिस्ट्री लिखी थी, जिनका नाम है चंद्रन देवनेसन। इनका आपकी बुक में मेंशन किया गया, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया है। चंद्रन देवनेसन ने कहा कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने तक का जो सफ़र है उसकी शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई थी। वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह के साथ अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फॉर्ज्ड द डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। यही वो जगह थी जहां पर गांधी ने सत्याग्रह करना सीखा। ये वो जगह है जिन्होंने अपनी एक खास टेक्निक इजाद की जिसका नाम है सत्याग्रह। तो ये बेसिकली आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में था। अब गांधी जब इंडिया लौटकर आ जाते हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1915 मेंशन एनी टू चेंजेस ही ऑब्जर्व्ड। गांधी जब इंडिया को छोड़कर गए थे, उसके तकरीबन 20 साल बाद जब इंडिया लौटकर आते हैं तो उन्होंने इंडिया में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए। वो चेंजेस क्या थे? देखिए, अब आंसर में हम कह सकते हैं महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915। 1915 जनवरी में वो लौट कर आए। अब उन्होंने वहां पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करी इंडिया में। वो क्या थी? पहली चीज, ऑल्दो स्टिल ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज फार मोर एक्टिव इन ए पॉलिटिकल सेंस। अभी भी इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, अभी भी हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब होता है ब्रिटिश जिस कंट्री के ऊपर, या फिर ब्रिटिश क्यों, हम यूरोपियंस के बारे में भी ये कह सकते हैं, यूरोपियंस जब भी किसी कंट्री के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते थे तो उसको कॉलोनी कहा जाता था। तो इंडिया पर भी ब्रिटिश का रूल था, तो इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया। तो उस वक्त भी जब महात्मा गांधी वापस आए तो ब्रिटिश की कॉलोनी ही था इंडिया, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव हो चुका था पॉलिटिकली। जब वो इंडिया से गए तब इंडिया में इतनी पॉलिटिक्स नहीं थी, लेकिन जब वो लौट के आए तब तक उन्होंने देखा कि इंडिया में पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिवनेस आ चुकी है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेज इन मोस्ट मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स। उन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस की अब इंडिया के सभी मेजर सिटीज़ और टाउन्स में ब्रांचेज भी खुल चुकी है, यानी यहाँ के लोग पॉलिटिक्स में अवेयर हो रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि उस वक्त इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट हो चुका था। इंडिया में महात्मा गांधी के आने से पहले ही 1905 से लेकर 1907 के दौरान स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। इस स्वदेशी मूवमेंट के तहत हमने बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स का, और इस मूवमेंट की वजह से इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी। इट हैड ग्रेटली ब्रॉडन्ड इट्स अपील अमंग द मिडिल क्लास, और इस स्वदेशी मूवमेंट के चलते मिडिल क्लास भी अब इस मूवमेंट से जुड़ चुकी थी। तो ये दो चीज़ें हैं जो गांधी ने नोट करी। पहली चीज़ कि कांग्रेस की ब्रांचेस इंडिया के सभी बड़े शहरों और टाउन्स में फैल चुकी है, और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पॉलिटिक्स की अपील मिडिल क्लासेस तक जा चुकी है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर जानने जरूरी है, उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि इस स्वदेशी मूवमेंट की वजह से इंडिया को 3 बड़े लीडर्स मिले, और ये 3 लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल से बिलोंग करते थे, और लाला लाजपत राय जो पंजाब से बिलोंग करते थे। इन तीनों को हमने एक एलिटरेशन, एक नाम दिया जो कि था लाल, बाल और पाल। ये एक प्रकार का ट्रियो, एक तिकड़ी बन गई नेताओं की, लाल, बाल और पाल। और ये जो लीडर्स थे ना, दे एडवोकेटेड मिलिटेंट ओपोजिशन। इन तीनों ही लीडर्स की एक खासियत थी जो स्वदेशी मूवमेंट से निकले थे कि ये मिलिटेंट ओपोजिशन करते थे। ओपोजिशन का मतलब होता है विरोध करना, और विरोध करने का तरीका हिंसक तरीका था। मिलिटेंसी का मतलब होता है जब लोग हथियार उठा लेते हैं किसी से लड़ने के लिए, हिंसा पर उतर आते हैं, वायलेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे मिलिटेंट हो जाना कहते हैं। तो ये तीनों ही नेता गरम दल के नेता थे, एग्रेसिव थे। उस वक्त जो भी नेता मरने मारने की बातें करता था, वायलेंट तरीकों का इस्तेमाल करता था, उन्हें गरम दल का नेता कहा जाता था। और वैसे ही ये 3 नेता थे। इसका मतलब ये मिलिटेंट ओपोजिशन में विश्वास रखते थे। लेकिन इन नेताओं के अलावा कुछ नेता ऐसे भी थे जो मॉडरेट्स कहे जा सकते हैं।
मॉडरेट्स मिलिटेंट ओपोजिशन का बिल्कुल उल्टा होता है। मॉडरेट वो लोग होते हैं जो हिंसा की बात नहीं करते। इनके हिसाब से अगर अपनी कोई बात मनवानी है, ओपोजिशन करना है, तो उसके लिए ग्रेजुअल और परसुएसिव अप्रोच अपनानी चाहिए। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे अपनी बात मनवानी चाहिए, या फिर परसुएसिव यानी उन्हें मनाना चाहिए। तो कुछ ऐसे नेता थे जिनका ये मानना था कि अगर आप इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते हो तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनको याचिकाएं देनी चाहिए, उनसे मिन्नतें करनी चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि हम इस लायक है कि खुद को रूल कर सके, इसलिए आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो। ऐसे नेताओं को मॉडरेट्स कहा जाता था। इस प्रकार के जो नेता थे वो हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ये अहिंसक होकर सत्याग्रही की तरह इंडिपेंडेंस मांगने में विश्वास रखते थे, और हिंदी में इन्हें नरम दल का नेता कहा जाता था या नरम पंथी। तो इंडिया में दो प्रकार के लीडर्स देखने को मिल रहे थे, एक थे गरम दल और एक थे नरम दल। एक जो मिलिटेंट ओपोजिशन में विश्वास रखते हैं और एक जो मॉडरेट्स थे। इन्हीं मॉडरेट्स में कुछ नाम हमें यहाँ पर बताए गए, जैसे सबसे पहले और मेजर मॉडरेट तो खुद महात्मा गांधी हुए। इसके अलावा एक जो बड़े मॉडरेट लीडर थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी अपना राजनैतिक मार्गदर्शक यानी पॉलिटिकल मेंटोर मानते थे। और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो आगे जाकर पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। अभी तक मोहम्मद अली जिन्ना एक मॉडरेट नेता के तौर पर जाने जाते थे। अब इनमें से ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने गांधी जी को एक एडवाइस यानी कि सलाह दी। उन्होंने बोला कि तुम अभी अभी इंडिया की राजनीति में नए हो, 1915 में तुम आए हो, तो ऐसे में तुम्हें सबसे पहले एक साल पूरे इंडिया का भ्रमण करना चाहिए। एक साल तक इस देश को घूमो ताकि तुम यहाँ के लैंड को, यहाँ के लोगों को और बेहतर जान सको। इस हिसाब से गांधी ने एक साल तक इंडिया का टूर किया, और उसके बाद में फरवरी 1916, जनवरी 1915 में गांधी इंडिया आए थे। फेब 1916 में गांधी जी ने अपने आप को एक प्रकार से लॉन्च किया। अब ये लॉन्च का मौका क्या था? फरवरी 1916 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी थी जो पूरी तरीके से इंडियंस की वजह से बनी थी। बहुत सारे इंडियन प्रिंस ने, बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट लोगों ने डोनेशन से एक इंडियन यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसका नाम था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें अंग्रेजों की कोई मदद नहीं ली गई थी, ना ही अंग्रेजों से कोई पैसा या डोनेशन मिली। ये पूरी तरीके से इंडियन इनिशिएटिव था। इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग के मौके पर महात्मा गांधी को इन्वाइट किया गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उनके साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह वाले कॉन्सेप्ट के बारे में सुन रखा था, तो गांधी वहां पर एक मेहमान बनकर गए। और ये पहला मौका था जब गांधी लोगों के सामने पेश हुए। ये आपको देख सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आज जो उसका कैंपस है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गांधीज स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज बोथ ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। एक्सप्लेन। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है। इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन पर महात्मा गांधी को मंच पर बुलाया गया और उन्होंने एक गजब की स्पीच दी। इस स्पीच से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था, लेकिन इस स्पीच के बाद में गांधी अचानक से फेमस हो गए। और उन्होंने स्पीच में क्या बोला वो यहाँ पर बताया गया है। ओपनिंग ऑफ द BHU इन 1916 वॉज गांधीज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस। इन दिस स्पीच गांधी जी चार्ज द इंडियन इलीट। देखो बाकी सब लोग अपनी स्पीच में BHU के सक्सेसफुली ऑपरेट होने की खुशी में बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन गांधी ने किसी को बधाई नहीं दी। उनकी जो टोन थी ना वो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन वाली नहीं थी, बल्कि गांधी ने अपनी स्पीच शुरू करते ही सीधा चार्ज कर दिया। चार्ज का मतलब आरोप लगा दिए। उन्होंने इंडियन एलिट जो उच्च वर्ग के पैसे वाले अमीर लोग हैं उनके ऊपर सीधा ये आरोप लगा दिया कि उनमें लैक ऑफ कंसर्न है। लैक यानी कमी, कंसर्न यानी चिंता, यानी उनमें चिंता की कमी है। ये जो अमीर लोग हैं, एलीट लोग हैं, ये लेबरिंग पुअर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। जो गरीब मजदूर है उनके बारे में इंडियन एलिट कभी नहीं सोचता।
गांधी ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को ये याद दिलाया कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान पीजेंट्स और वर्कर्स का भी है, और वो इंडियन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग या तो वर्कर की क्लास के हैं या पीजेंट्स है, लेकिन उनको तो यहाँ पर रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया। ऑडियंस में जो लोग ये भाषण सुनने के लिए आए, उन लोगों में सब के सब अमीर लॉयर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स और ऐसे लोग थे, जबकि गरीब इंसान जो इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको तो यहाँ पर बुलाया ही नहीं गया। तो ऐसे में गांधी ने कहा कि तुम लोग जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हो, कौन? तुम जो लॉयर्स हो या डॉक्टर्स हो या रिच लैंडलॉर्ड्स हो, तुम लोग कभी इंडिया को स्वराज नहीं दिला सकते। अगर सही मायनों में स्वराज चाहिए, अगर साल्वेशन यानी कि मुक्ति चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन पीपल एज ए वॉल को रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सच में स्वराज पाना चाहते हो तो आपको इंडियन नेशनलिज्म में सभी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। केवल इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और ये अमीर अमीर राजा महाराजा जो यहाँ पर सामने बैठे हैं दर्शकों में, ये इंडिया को कभी स्वराज नहीं दिला पाएंगे जब तक इंडिया के आम लोग इस मूवमेंट में, इस आज़ादी के आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे, जब तक इंडिया की आज़ादी संभव नहीं है। ऐसा कहकर गांधी ने सभी लोगों को एकदम एंक्शियस कर दिया कि यह आदमी कांग्रेचुलेशंस तो करना गया दूर, बल्कि उल्टा हमें डांट रहा है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो गांधी की ये जो बात थी, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी कही जा सकती है और एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कही जा सकती है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसका मतलब गांधी ने जो कुछ भी बोला वो एक तथ्य था, वो सच था, उन्होंने झूठ कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि उस वक्त इंडिया के जो नेशनलिज्म थे, मतलब इंडिया में जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना चल रही थी, वो पूरी तरीके से एक एलीट फिनोमेना बन चुकी थी। यानी कि इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट को केवल लॉयर्स, डॉक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स चला रहे थे। इतनी बड़ी आज़ादी के आंदोलन में केवल कुछ वर्ग के लोग मिलकर उसे पूरा कंट्रोल कर रहे थे। तो गांधी ने जो कुछ भी बोला वो सच था, उन्होंने झूठ नहीं कहा कि यहाँ पर पुअर को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। लेकिन गांधी का ये जो डायलॉग है, इसको आप स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी मान सकते हो, यानी कि ये उनका इरादा व्यक्त कर रहा था। गांधी चाहते थे, ये उनकी ओवन डिजायर थी कि इंडियन नेशनलिज्म प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव बने, यानी कि इंडियन नेशनलिज्म को सभी लोग मिलकर एक साथ कंट्रीब्यूट करें। इंडियन नेशनलिज्म में इंडिया के आम लोग, पुअर, पीजेंट, सभी लोग शामिल हो, तब जाकर ये एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। तो गांधी ना सिर्फ एक तथ्य बता रहे थे बल्कि अपना इरादा भी बता रहे थे। ऐसे में ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दोनों कही जा सकती है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गांधी इन मूवमेंट्स, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 लोकल मूवमेंट्स के नाम बताइए और 3 नेशनल लेवल के मूवमेंट्स के नाम बताइए जिसमें गांधी इन्वॉल्व थे। तो इसका आंसर कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हमने ना लोकल मूवमेंट्स की एक लिस्ट बनाई है और फिर नेशनल लेवल के मूवमेंट्स की एक लिस्ट बनाई है। तो 3 लोकल मूवमेंट्स गांधी ने इंडिया में किए थे, जिनमें से सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में किया गया, चंपारण बिहार में। और इसमें वहां के जो पीजेंट्स थे उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फ्रीडम टू कल्टीवेट द क्रॉप्स गांधी ने दिलाई, यानी कि उन्हें उनकी जमीनों से कोई जबरदस्ती खाली नहीं करवाएगा और वो जो चाहे वो फसल अपने वहां उगा सकते हैं। इससे पहले अंग्रेज वहां के पीजेंट्स को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो इंडिगो उगाएं। तो ये एक बहुत लंबी कहानी है, आपको इस चैप्टर में नहीं दी गई, तो अभी फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। ये पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद गांधी अगले साल 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में एक मूवमेंट करते हैं जिसका नाम था अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। इसमें उन्होंने वहां के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करी, ये भी सफल रहा। और अगला मूवमेंट था खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ गुजरात के खेड़ा प्लेस में, जहां पर उन्होंने रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। वहां के जो किसान थे वो ये चाहते थे कि गांधी उनके लिए रेमिशन ऑफ टैक्स यानी उनका टैक्स माफ करवा दे, क्योंकि एनीवेज उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी।
क्योंकि फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट, फसल खराब हो जाने की वजह से वो टैक्स दे पाने की हालत में नहीं थे, तो गांधी ने उनके लिए सत्याग्रह किया और उनका टैक्स माफ करवा दिया। तो ये 3 लोकल मूवमेंट्स थे। फिर नेशनल लेवल मूवमेंट्स की अगर बात करें तो गांधी ने 3 बड़े मूवमेंट्स किए। पहला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1921 में हुआ, अगला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ, और फिर था क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में किया गया। इनके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग, हमें सहयोग नहीं करना, हमें कोऑपरेट नहीं करना ब्रिटिश के किसी भी काम में, जो करें खुद करते रहें, हम उनकी कहीं हेल्प नहीं करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इससे भी एक कदम आगे था। यहां पर तो केवल असहयोग की बात की गई थी, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस में आप लोगों को उल्टा डिफाई करना है, आपको नियम तोड़ने हैं, लेकिन नॉन वायलेंट रहकर। यहां नियम तोड़ने की बात नहीं की गई थी, यहां बात की गई थी कि उन्हें कोऑपरेट नहीं करना। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आपको वायलेशन ऑफ कॉलोनियल लॉस करना, यानी अंग्रेजों के बनाए कानून को तोड़ो, लेकिन वायलेंस नहीं करनी, यह था। और तीसरा मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो सबसे सफल मूवमेंट रहा गांधी का। इसमें उन्होंने ब्रिटिश रूल को एंड करने की मांग करी थी, और यही वो मूवमेंट था जिसमें गांधी ने एक नारा दिया था जो कि था डू और डाई। ये नारा उन्होंने 8 अगस्त 1942 को दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च करने वाले मौके पर बॉम्बे में। तो ये डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है कि डू और डाई, करो या मरो का नाता कब दिया गया था, क्या नारा दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बॉम्बे में 1942 में। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के बारे में। यहां पर आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर है सर सिडनी रॉलेट की। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? क्वेश्चन ये कहता है व्हाई वाज रॉलेट एक्ट सो कंटेशियस। कंटेशियस का मतलब जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हो जाए, जो एक फसाद की जड़ हो। तो रॉलेट एक्ट एक झगड़े की वजह क्यों था? हाउ डिड इट लीड टू वाइड स्प्रेड एंगर, और इंडियंस में इस एक्ट को लेकर इतना गुस्सा क्यों था? तो इसका कारण देखिए, अब मैं आपको कहानी बताता हूं। ये रॉलेट एक्ट बेसिकली है क्या? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 द ब्रिटिश इम्पोज द फॉलोइंग मेजर्स ऑन इंडियंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस वार को ब्रिटेन खुद लड़ रहा था। तो एनीवेज ब्रिटिश पहले से वार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इंडिया में इस दौरान कोई ज़्यादा लफड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने इंडिया में 2 बड़े ही सख्त कानून लगा रखे थे। एक था सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। प्रेस का मतलब खबरों में जो कुछ भी छपेगा उसके ऊपर ब्रिटिश ने सेंसरशिप यानी रोक लागू कर रखी थी कि आप बिना ब्रिटिश के अप्रूवल के कोई खबर किसी अखबार मैगजीन में नहीं छाप सकते। जब आप किसी चीज को अपने पूरे कंट्रोल में ले लेते हो, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हो कि आपकी बिना मर्जी के कोई भी काम ना कर सके, उसे सेंसरशिप करना कहते हैं। तो उस वक्त ब्रिटिश ने सेंसरशिप ऑफ द प्रेस लगा रखी थी, और एक लगा रखा था डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में पेशी, यानी बिना कोर्ट में किसी को पेश किए आप उन्हें डिटेन कर सकते हो, उन्हें बंदी बनाकर रख सकते हो। अब ऐसा वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था जो जायज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद में तो ये नियम खत्म कर देने चाहिए। जैसे ब्रिटिश ने रूल क्या बना रखा था कि हम किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में बंदी बनाकर रख सकते हैं बिना कोई कारण बताए। उसको किसी भी कोर्ट में जज के सामने पेश नहीं करेंगे, बस ऐसे ही अपनी मन मर्जी से उसको जेल में 2 साल तक रख सकते हैं। अब ये तो बड़ा खतरनाक कानून है। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों मेजर्स भी खत्म हो जाएंगे, सेंसरशिप खत्म हो जाएगी और ये डिटेंशन विदाउट ट्रायल वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में ब्रिटिश ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी के चेयरमैन का नाम था सर सिडनी रॉलेट। और सर सिडनी रॉलेट ने ये कहा कि ये 2 मेजर्स अब इंडिया में कंटिन्यू रहेंगे, भले ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया लेकिन ये बंदिश चालू रहेगी। और उन्होंने रॉलेट एक्ट को पास भी कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1919 में, यानी कि अब इंडिया में हमेशा के लिए ये 2 कठोर मेजर्स लागू रहेंगे, जबकि वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा। तो इस बात को लेकर पूरे इंडिया के लोगों में नाराजगी थी। इनफैक्ट गांधी जी ने पूरे कंट्री में एक कैंपेन लॉन्च कर दिया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। वो चाहते थे कि रॉलेट एक्ट को हर कीमत पर वापस लिया जाए। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब रिएक्शंस टू द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ, उसको
लेकर क्या रिएक्शंस हमें देखने को मिले। तो देखिए, गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड एजिटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये आप जानते हो कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ इतना बड़ा एजिटेशन लॉन्च कर दिया। अब उसके बाद में देखिए, अप्रैल 6 1919 को ए हड़ताल वॉज डिक्लेयर्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने एक हड़ताल डिक्लेयर कर दी, ये 19 है। गांधी जी ने एक हड़ताल डिक्लेयर कर दी, जिसके तहत क्या हुआ, सभी टाउन्स में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो या वेस्ट इंडिया के हो, साउथ इंडिया में ब्रिटिश का रूल थोड़ा कम था, बेसिकली नॉर्थ में और वेस्ट में ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल थे। तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में दुकानें बंद कर दी गई, स्कूल्स क्लोज हो गए इस बंद के कॉल की वजह से। फिर द प्रोटेस्ट वर पर्टिकुलरली इंटेंस इन द पंजाब। जब रॉलेट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, तो ये विरोध प्रदर्शन सबसे ज़्यादा पंजाब में हुए थे। क्यों? क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वार में ऑलरेडी लड़कर आ चुके थे। बहुत लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी, और बहुत सारे लोग जब इंडिया लौट कर आए तो वो इस उम्मीद में थे कि उनको इनाम मिलेगा कि उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प करी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनाम की जगह उनको मिला रॉलेट एक्ट। तो इस वजह से पंजाब के लोग बहुत नाखुश थे। जब गांधी जी पंजाब की ओर रवाना हुए तो रास्ते में खुद गांधी जी को ही डिटेन कर लिया गया, उन्हीं को बंदी बना लिया गया। इसके अलावा जितने भी बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर दिया गया। दीज इवेंट्स रीच्ड ए ब्लडी क्लाइमैक्स इन अमृतसर। अब एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स होते रहे, इधर गांधी जेल में है, सारे कांग्रेसी को जेल में डाल दिया गया, और उसी दौरान अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, एक ब्लडी, एक खूनी क्लाइमैक्स हुआ इस सारी प्रदर्शन का। और वो क्या था? वो था जलियांवाला बाग मैसाकर। एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे जिन्होंने, जनरल डायर है बेसिकली उनका नाम, उन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करा कि उनके जो सेना के दल थे उनको ऑर्डर करा कि वो एक नेशनलिस्ट मीटिंग के ऊपर फायर ओपन कर दे। अब मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। उस वक्त पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया था, यानी कि पंजाब की कानून व्यवस्था सीधी आर्मी को सौंप दी गई थी। ऐसे में लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना किया गया था, असेंबली के लिए मना किया गया था। लेकिन बाई चांस उसी दिन बैसाखी का त्यौहार था, और हर बैसाखी पर अमृतसर में बैसाखी का मेला भरता था। तो आसपास के बहुत सारे गांव वाले लोग, उस ज़माने में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि लोगों को समाचार मिल सके कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है तो हमें इकट्ठा नहीं होना। तो वो बेचारे गांव वाले लोग वहाँ पर, एक बहुत बड़ी जगह है जो जलियांवाला बाग वाली जगह है, यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। वो इस बात से अनजान थे कि हमें इकट्ठा होने पर रोक है। वो इकट्ठे हो गए मेले के हिसाब से, और उसी दौरान कुछ लोग अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चला रहे थे। तो ऐसे में उसी जगह पर एक नेशनलिस्ट लोगों की मीटिंग भी चल रही थी। बहुत सारे लोग मेले के लिए इकट्ठे हुए, कुछ लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए। जब वहाँ के ब्रिगेडियर को बात पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गए, और उनके साथ में जो भी ट्रूप्स थे उन्होंने अपने सेना के दल को ऑर्डर किया कि ये लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए इन सबको मार दो। सबसे पहले जलियांवाला बाग वाली जगह है, इसके सारे गेट क्लोज कर दो। बहुत संकड़े गेट थे, उनसे ज़्यादा लोग भागकर निकल भी नहीं सकते थे। उसने पहले सारे गेट बंद करवाए, और उसके बाद में ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि डू नॉट काउंट, बस इन लोगों को शूट करते जाओ, मार दो जितने लोग तुम्हारी गोलियों से मारे जा सकते हैं। पहले तो खुद सोल्जर्स भी इस बात पर हैरान थे, लेकिन अब उनके सुपीरियर का ऑर्डर था तो वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में ट्रूप्स ने फायर ओपन कर दी, उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिस वजह से 400 पीपल, ये तो सरकारी आंकड़ा है, इससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एटलीस्ट 400 लोग वहीं पर मारे गए, जिसको इतिहास में जलियांवाला बाग मैसाकर कहा गया, जो रॉलेट एक्ट का ही एक रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में गांधी जी ने, रॉलेट एक्ट के हो जाने बाद, रॉलेट एक्ट गांधी का काफ़ी सफल मूवमेंट रहा, तो उसके बाद में गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? आफ्टर द सक्सेस ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश रूल। 1920 में किया गया था, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों किया गया? गांधी ने कहा कि अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? इफ नॉन कोऑपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरिड आउट, गांधी जी सेड इंडिया वुड विन स्वराज विद इन ए ईयर। गांधी ने सभी लोगों को बोला नॉन कोऑपरेट,
इनको कोऑपरेट करना बंद कर दो, असहयोग, ब्रिटिश का कोई भी काम मत करो। अगर आप ब्रिटिश की स्कूल्स में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, जाना बंद कर दो। अगर इनके यहाँ नौकरी करते हो तो मत करो, नौकरियों से रिज़ाइन कर दो। अगर आप इनके नौकर हो घर में तो काम पर जाना छोड़ दो, टैक्स देना बंद कर दो। तो ऐसे में आप इनको कोऑपरेट ही मत करो, है ना। देखिए, स्टॉप अटेंडिंग स्कूल कॉलेज लो कोर्स एंड नॉट पे टैक्सेस। तो ऐसे में क्या होगा, ब्रिटिश अपंग हो जाएंगे, दे विल बी क्रिपल्ड, क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए इंडिया में कोई भी इंडियन आगे नहीं आएगा। तो कितने टाइम तक वो काम चला पाएंगे? 1 साल में ब्रिटिश को इंडिया छोड़कर भागना पड़ेगा। ये गांधी का कहना था। इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट? अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में अक्सर एक और मूवमेंट का नाम आता है जो कि है खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसकी बात करते हैं। देखिए, द खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से लेकर 1920 तक चला था वाज ए मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये जैसे आपको पिक्चर में देख सकते हैं ना, 2 मुस्लिम भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इंडिया में रहकर इन दोनों मुस्लिम भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। अब ये खिलाफत मूवमेंट था क्या, मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश की जीत हुई और ब्रिटेन ने ओटोमन एम्पायर को हरा दिया। ओटोमन एम्पायर उस ज़माने में एक बड़ा एम्पायर हुआ करता था जो आज अरब की ज़मीन और मिडल ईस्ट के इलाकों में काफ़ी फैला हुआ बड़ा एम्पायर था। तो ब्रिटेन ने ओटोमन एम्पायर को हरा दिया और हरा देने के बाद में उन्होंने तय किया कि अब ओटोमन एम्पायर को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इसके जो क्षेत्र है, इसके रीजन्स है, इनको तोड़कर ओटोमन एम्पायर से अलग करके दूसरे कंट्रीज़ में जोड़ दिए जाएंगे। अब अगर ओटोमन एम्पायर के ऊपर ये ट्रीटी लागू हो जाती, ओटोमन एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया जाता, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम्स का होता। क्यों? क्योंकि उस वक्त ओटोमन एम्पायर के जो सुल्तान हुआ करते थे, खास तौर पे जो टर्की के सुल्तान हुआ करते थे, उनको मुस्लिम्स अपना खलीफा मानते थे। प्रॉफेट मोहम्मद की मृत्यु हो जाने के बाद में पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं उनको गाइड करने का काम खलीफा किया करते थे। ये एक प्रकार से प्रॉफेट मोहम्मद के डेप्यूटी माने जाते थे। तो खलीफा का पद उस वक्त ओटोमन एम्पायर के सुल्तान के पास में था। अगर ओटोमन एम्पायर तहस नहस हो जाता, उसे डिसमेंटल कर देते, तो खलीफा का पद भी खत्म हो जाता। और ब्रिटिश ने तो कहा भी था कि हम कैलिफेट को ही ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कुछ भी करके खलीफा का पद खत्म ना किया जाए, वरना मुस्लिम्स का तो कोई गाइड ही नहीं बचेगा पूरी दुनिया में। तो इंडिया में भी इस बात को लेकर काफ़ी हंगामे चल रहे थे और 2 भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने भी यही डिमांड ब्रिटिश के सामने रखी। द तुर्किश सुल्तान, या जिसको हम खलीफा भी कहते हैं, मुस्लिम्स का ये मानना था दे मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर। देखो, ओटोमन एम्पायर तो डिसमेंटल होना ही था, लेकिन ओटोमन एम्पायर में जो मुस्लिम्स की सेक्रेड यानी पवित्र जगह आती है, और वो भी कौन सी, मुस्लिम्स में एक ग्रुप है जगहों का जिसको कहा जाता है जजीरात उल अरब। इस जजीरात उल अरब में आते हैं अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन। मुस्लिम्स ये चाहते थे कि इस जजीरात उल अरब को मुस्लिम सोवरेनिटी में ही रहने दिया जाए। भले ही ओटोमन एम्पायर डिसमेंटल होता हो, लेकिन ये उनके लिए पवित्र जगह है, ये उनके इस्लाम से जुड़ी सेक्रेड प्लेस है, इनके ऊपर मुस्लिम लोगों का ही राज बना रहना चाहिए, ये किसी और कंट्री को नहीं सौंपे जाए। ये एक डिमांड थी। प्लस उनकी एक डिमांड ये भी थी कि खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी। आप ओटोमन एम्पायर को डिसमेंटल कर रहे हो, लेकिन जो खलीफा होंगे उनके पास में इतनी टेरिटरी तो रखो कि वो इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर सके। अगर आपने उनसे सारी जगह ज़मीनें छीन ली तो कल को उनके पास में कुछ पावर ही नहीं रह जाएगी, तो कैसे वो इतनी पूरी दुनिया में फैले इस्लाम को संभालेंगे। तो ये कुछ डिमांड्स थी जो खिलाफत मूवमेंट के दौरान रखी गई थी। अब कांग्रेस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ दिया। अब ऐसा क्यों? महात्मा गांधी का खिलाफत मूवमेंट से क्या लेना देना? खिलाफत मूवमेंट तो मुस्लिम्स का आंदोलन है, तो ऐसे में गांधी नॉन कोऑपरेशन में उसको क्यों जोड़ रहे हैं? इसकी एक बड़ी ही राजनीतिक वजह है, और वो वजह ये थी, गांधी जानते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू जुड़ जाएंगे, लेकिन मुस्लिम्स को यूनाइट करना बड़ा मुश्किल काम था और मुस्लिम्स लगे हुए थे खिलाफत मूवमेंट में। तो ऐसे में अगर नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत को जोड़ दिया जाए तो हिंदू और मुस्लिम एटलीस्ट साथ में तो आएंगे लड़ने के लिए।
तो गांधी इन दोनों ही कम्युनिटीज को आपस में जोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये काम किया। अब इसका भी एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी वांट टू जॉइन खिलाफत मूवमेंट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इसका रीजन है, गांधी जी होप्ड दैट बाय जॉइनिंग नॉन कोऑपरेशन विद खिलाफत इंडियाज टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड कम टुगेदर। गांधी का मानना था अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो हिंदू और मुस्लिम जो दो बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी है ये साथ में आएंगी लड़ने के लिए और मिलकर कॉलोनियल रूल को एंड कर देंगी। इसीलिए नॉन कोऑपरेशन में खिलाफत मूवमेंट को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, हाउ इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि नॉन कोऑपरेशन में व्हाट इवेंट्स हैपेंड, क्या क्या हुआ था। तो इसके लिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स बताए गए। पहली चीज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टूडेंट्स स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते थे, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड, लॉयर्स रिफ्यूज्ड टू अटेंड कोर्ट, लॉयर्स ने मना कर दिया कोर्ट में जाने से। जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने कई टाउन्स और सिटीज में स्ट्राइक यानी हड़ताल करनी शुरू कर दी। जो हिल ट्राइब्स थी नॉर्दर्न आंध्रा में, उन्होंने फॉरेस्ट लॉस को तोड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने एक कानून बना रखा था कि कोई भी ट्राइबल व्यक्ति बिना ब्रिटिश परमिशन के जंगलों वाले इलाकों में एंटर नहीं हो सकता। ये तो ट्राइब्स थी, ये तो हमेशा से जंगलों में रहती थी, लेकिन अंग्रेजों के इस कानून की वजह से ये नहीं जा पा रहे थे। इन्होंने ये नियम तोड़ दिया और जंगलों में घुस गए। अवध के फार्मर्स ने टैक्स देने से मना कर दिया और कुमाऊं के जो पेजेंट्स यानी किसान थे उन्होंने कॉलोनियल ऑफिसर्स के लिए लोड्स उठाना यानी उनका वजन, उनका भार उठाने से मना कर दिया। इस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ऐसी कई चीजें हुई थी। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड गांधी चोज टू एब्रप्टली एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से चला, कुछ सालों तक बहुत इसकी अच्छी धाक रही, लेकिन एक दिन अचानक गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया, एब्रप्टली एंड कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कई कारण थे। देखो यहां पर कारण बताए गए हैं। द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स वर समटाइम्स कैरीड आउट इन डिफायंस ऑफ द लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप। गांधी ने और कांग्रेस ने सभी लोगों को बता रखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करना है, लेकिन इसके बावजूद कई बार जो लोग थे, आम लोग, वो अपनी लीडरशिप को भी डिफाई कर रहे थे। डिफायंस का मतलब अवज्ञा, किसी की आज्ञा को नहीं मानना। कांग्रेस जो कह रही है, लीडरशिप जो कह रही है, लोग उसी की अवज्ञा करने लगे और अपनी मन मर्जी से नॉन कोऑपरेशन के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। गांधी की पहली शर्त थी कि ये नॉन वायलेंट रहेगा, लेकिन लोग वायलेंस पर उतर आए और अपनी मन मर्जी से हिंसा करने लगे। Instead of following the orders of the leader, peasants, workers and others started acting in ways that best suited their interest, which led to violence in many places. अब कांग्रेस ने या बाकी लीडर्स ने जो कहा था वो तो गया दूर, लोग इस प्रकार काम करने लगे जो उनके इंटरेस्ट को सूट करते हैं। हर व्यक्ति अपनी मन मर्जी से अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए नॉन कोऑपरेशन के नाम पर कुछ भी करने लगा। लोग दुकानें लूटने लगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम लेकर, कोई मार रहा है किसी को नॉन कोऑपरेशन का नाम लेकर, कोई अकाउंट बुक्स जला रहा है अंग्रेजों की। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी लूटपाट की खबरें आने लगी जो कांग्रेस ने या गांधी ने कभी नहीं कही थी, लेकिन लोग नॉन कोऑपरेशन के नाम पर कर रहे थे। और फिर तो एक बहुत बड़ी घटना हुई। ये घटना हुई थी फरवरी 1922 में। हुआ क्या, उत्तर प्रदेश के अंदर, उस वक्त उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस में एक छोटा सा हेमलेट, हेमलेट का मतलब एक ढाणी, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चौरी चौरा। इस चौरी चौरा नाम की जगह पर एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था। कुछ लोग हिंसक नहीं थे, बिल्कुल आराम से शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वहां के जो लोकल पुलिस वाले थे उन्होंने इन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस बात से ये भीड़ भड़क गई और लोगों ने उल्टा पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। अब ये पुलिस वाले इतनी सारी भीड़ से बचकर कहाँ जाते। पहले ये क्राउड थी, लेकिन ये अब बन गई मॉब। मॉब का मतलब होता है हिंसक भीड़। इस हिंसक भीड़ से बचने के लिए ये सिपाही वहाँ के एक थाने में जाकर छुप गए, लेकिन लोग इतना गुस्से में पागल थे कि उन्होंने उस थाने की खिड़की दरवाज़ों को बाहर से बंद किया और पूरे थाने को आग लगा दी। इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे जो कांस्टेबल्स थे जो उसमें छुपे हुए थे, दे पेरिश्ड यानी जलकर खाक हो गए। किसमें, इस कॉन्फ्लिगरेशन, कॉन्फ्लिगरेशन का मतलब आगजनी की घटना। इस आग में बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल, अराउंड 22 पुलिस कांस्टेबल तो जलकर मर गए।
इतना बड़ा वायलेंस का एक्ट हुआ। और जैसे ही गांधी को ये पता चला कि चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें सिपाही, अब वो सिपाही भी तो इंडियंस ही थे, काम ब्रिटिश के लिए कर रहे थे, तो उनको ब्रिटिश का ऑर्डर मानना पड़ा, लेकिन लोगों ने उन्हीं को जिंदा जलाकर मार दिया। गांधी की नज़र में ये एक बेहद वायलेंट हिंसक घटना थी और इंडियंस अभी तक नॉन वायलेंस का मतलब ही नहीं समझ रहे। इस बात से नाराज होकर गांधी ने हाथों हाथ इस मूवमेंट को ही क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। जब तक इंडियंस को नॉन कोऑपरेशन का मतलब, जब तक इंडियंस को नॉन कोऑपरेशन के तहत इस सत्याग्रह का मतलब समझ में नहीं आएगा, जब तक ऐसी कोई घटना हम लोग नहीं होने देंगे। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को बंद ही कर दिया पूरी तरीके से। ये हुआ था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व इन हिज हिस्टोरिक सेंटेंस अगेंस्ट गांधी। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी को अरेस्ट करने के बाद में गांधी पर सेडिशन का आरोप लगा था। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह, सेडिशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश करता है, जब कोई व्यक्ति सरकार गिराने की कोशिश करता है, उसे सेडिशन कहते हैं, राजद्रोह। और ये बड़ी ही खतरनाक घटना है। कोई भी सरकार सेडिशन के आरोप के लिए लीनियंट नहीं होती, बड़ी सख्त सजा दी जाती है। तो महात्मा गांधी पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा और उनको बंदी बना लिया गया और फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, गांधी क्यों, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन गांधी को खुद अरेस्ट किया गया मार्च 1922 में सेडिशन का आरोप लगाकर। उस वक्त उन्हें जिस कोर्ट में पेश किया गया था, उस कोर्ट में जस्टिस का नाम था सीएन ब्रूमफील्ड। ये जज थे जिन्होंने गांधी के ट्रायल यानी पेशी को अटेंड किया था। फिर उस वक्त जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड ने एक बड़ी ही गजब की स्पीच दी थी, जो इतिहास में फेमस हुई, जो आपको बुक में भी दी गई है। उन्होंने जब गांधी को सजा सुनाई, तो गांधी को सजा सुनाते वक्त उन्होंने गांधी के सम्मान में बहुत सारी बातें बोली, क्योंकि जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड जानते थे कि गांधी कोई सामान्य आम व्यक्ति नहीं है। गांधी एक बड़ा लीडर है, एक पैट्रियट, एक देशभक्त है और उसकी छवि संत की तरह है। तो ऐसे में गांधी को बड़ी सजा दे देने से लोग बौखला जाएंगे। हो सकता है इसकी वजह से पूरे इंडिया में हालात बेकाबू हो जाए। और जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड खुद पर्सनली गांधी को बड़ा रिगार्ड करते थे। तो उन्होंने सजा तो सुनाई गांधी को 6 साल की, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी स्पीच में ये कहा, उन्होंने कहा कि गांधी एक बड़े पैट्रियट यानी देशभक्त और लीडर है, उनकी पॉलिटिक्स में बहुत रेस्पेक्ट है। और गांधी की रेस्पेक्ट ना सिर्फ गांधी के फॉलोअर्स बल्कि उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट भी करते हैं। जो राजनीतिक विरोधी है वो विरोधी होने के बावजूद गांधी की बड़ी इज्जत करते हैं। तो ऐसे में वो गांधी को 6 साल की सजा तो सुनाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका फर्ज है। सेडिशन के आरोप में 6 साल की सजा तो सुनानी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी सजा कम कर सके या आपको माफ कर सके। ये एक जस्टिस के वर्ड थे। यानी कि आप ये देखिए कि एक जज होने के बावजूद उन्होंने गांधी के प्रति क्या सम्मान दिखाया है। उन्होंने बोला कि मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं होगा अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी सज़ा माफ़ कर दे या फिर इसको कम कर दे, लेकिन आज गांधी जी मुझे आपको 6 साल की सज़ा सुनानी पड़ेगी। तो ये थे जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड। अब इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन, गांधी को सजा मिल गई, सेडिशन का आरोप लगकर गांधी जी अभी फिलहाल जेल में जाने वाले हैं। तब तक हम लोग गांधी के कैरेक्टर की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाउ डिड महात्मा गांधी सीक टू आइडेंटिफाई विद द कॉमन पीपल। महात्मा गांधी को ना आम लोग बड़ा अपना सा मानते थे, और वो सीक टू आइडेंटिफाई विद कॉमन पीपल का मतलब आम लोग उनको अपने जैसा मानते थे। अब गांधी में ऐसी क्या विशेषता थी, उसके पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, कॉमन पीपल अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस्ड लाइक देम, लिव्ड लाइक देम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज। गांधी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आम लोगों को ये लगता था कि गांधी उनकी तरह कपड़े पहनता है, उनकी तरह रहता है और उन्हीं की लैंग्वेज में बात करता है। गांधी लॉयर थे, लंदन में पढ़े लिखे थे, इनके पिता दीवान थे कोर्ट में। तो ऐसे में गांधी के पास अच्छे भले पैसे थे, वो चाहते हैं तो रईसों की तरह रह सकते थे जैसे बाकी लोग रहते थे, लेकिन गांधी कभी ऐसे नहीं रहे। गांधी ने हमेशा एक सिंपल सी धोती पहनी और एक लॉइन क्लोथ, एक लंगोट पहन कर रखते थे, और कभी कभी तो अपर बॉडी पर कपड़े तक नहीं पहनते थे, आम लोगों की भाषा में बात करते थे। इस वजह से आम लोग उन्हें अपना सा समझने लगे थे। जहां दूसरे लीडर्स
कॉमन फोक यानी आम लोगों से अलग हटकर दिखना चाहते थे, अलग खड़े होना चाहते थे, वहां गांधी उनके साथ एम्पैथाइज करता था, उनके साथ सहानुभूति रखता था। जहां दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स फॉर्मल कपड़े पहनते थे, इनफैक्ट एक वेस्टर्न सूट पहनते थे, या फिर इंडियन बंद गला जैसा नेहरू पहना करते थे ना, एक वैसे इंडियन बंद गला पहनते थे, गांधी एक बड़ी सिंपल सी धोती या फिर लोइन क्लोथ का मतलब लंगोट पहनकर घूम लेते थे। और अपने हर दिन वो चरखा चलाया करते थे, स्पिनिंग व्हील, और दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स को भी कहते थे कि जो भी उनसे मिलने आता, गांधी कहते आओ बैठो चरखा चलाओ। तो उनकी ये जो सिंपल लाइफ स्टाइल थी और वर्किंग के लिए जो उनका प्यार था, हाथ से काम करने के लिए, इस वजह से वो लोगों में इतने पॉपुलर हो गए थे। ये पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने होंगे। नेक्स्ट, वाई वॉज द चरखा चूजन एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। आप जानते होंगे गांधी ने चरखे को बहुत प्रमोट किया, स्पिनिंग व्हील जिससे हम लोग कॉटन से धागा बनाते हैं, गांधी ने चरखे को एक सिंबल के जैसे यूज़ किया। ये आप देख सकते हैं, ये गांधी का ओरिजिनल फोटो है चरखा चलाते हुए। वो अपने आश्रम में बैठकर इस प्रकार चरखा चलाते थे। ओके, यह है गांधी अपना चरखा चलाते हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि गांधी ने हमेशा चरखे को क्यों एक सिंबल के तौर पर अपनाना चाहा। उसके कई कारण हैं। पहला कारण, गांधी was profoundly critical of the modern age in which machines enslaved humans and displaced labor। देखो गांधी है ना, इस मशीनी युग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा प्रोफाउंडली यानी बड़ी गहराई से क्रिटिकल थे, आलोचक थे इस मॉडर्न एज के। क्यों? क्योंकि इस मॉडर्न एज में मशीनें इंसानों को अपना गुलाम बना रही है, लेबर को डिस्प्लेस कर रही है। स्पिनिंग व्हील की जगह मिल्स आ चुकी थी, पावर लूम्स आ चुकी थी, बिजली से चलने वाली मशीनें जो कपड़ा बनाती थी, तो इंसान का लेबर तो खत्म हो जाता। तो गांधी ये चीज़ पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि चरखा ना ह्यूमन सोसाइटी का सिंबल है, जो मशीनों और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करता, क्योंकि इसमें ना कोई मशीन है ना इसमें कोई टेक्नोलॉजी है। एक आदमी बैठकर चरखा चलाता रहता है और उससे वो कपड़ा बनाने लगता है। तो ऐसे में इसमें मशीनों को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, इसलिए ये अच्छी चीज़ है। प्लस द एक्ट ऑफ स्पिनिंग वुड ब्रेक द बाउंड्रीज दैट प्रिवेल्ड विद इन द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। इसके अलावा चरखा चलाने से एक और अच्छी चीज़ होती है, वो क्या है? मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर के बीच का अंतर खत्म होता है। मेंटल लेबर यानी दिमाग से लेबर करना, और मैनुअल लेबर यानी हाथ से मेहनत करना। तो हमेशा ये माना जाता है कि मैनुअल लेबर यानी हाथ से मेहनत करना कम पैसे प्रोड्यूस करता है, ये गरीबों का काम है। और मेंटल लेबर यानी अपना दिमाग इस्तेमाल करना, ये अमीर लोगों का काम है, बड़े बड़े अफसरों का काम है। तो समाज में ना एक खाई पैदा हो गई थी। कुछ लोग मेंटल लेबर करते थे, मैनुअल लेबर करते थे, और मेंटल लेबर करने वाले मैनुअल लेबर करने वालों को नीचा समझते थे। उनकी नज़र में वो लोग तो गरीब तबके के लोग हैं। तो गांधी चाहते थे कि अगर सभी लोग चरखा चलाने लगे, तो चरखा तो मैनुअल लेबर को बताता है, तो ऐसे में अगर गांधी खुद चरखा चलाएंगे, बड़े बड़े लीडर चरखा चलाएंगे, तो ये जो एक खाई है मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर की, ये खत्म हो पाएगी। जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, जिसमें मैनुअल लेबर केवल किसी कास्ट से जोड़ दिया गया था, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसीलिए चरखा एक अच्छा सिंबल बन सकता था। फिर अगला पॉइंट कहता है द स्पिनिंग व्हील कुड प्रोवाइड द पुअर। इसके अलावा अगर स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया जाता है, चरखा चलाते, तो गरीब लोगों को सप्लीमेंट्री इनकम भी हो सकती है। अगर वो कॉटन से कपड़ा यानी कि सूत बनाएंगे, तो ऐसे में उनकी इनकम भी तो बढ़ेगी, उससे वो कुछ पैसे भी कमा लेंगे। तो हर प्रकार से चरखा चलाना गांधी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम था, इसलिए उन्होंने चरखे को नेशनलिज्म का सिंबल चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज महात्मा गांधी परसीव्ड बाय द पीजेंट्स। परसीव का मतलब किसी के प्रति अपना नजरिया रखना। क्वेश्चन में कहा गया है कि पीजेंट्स यानी कि आम किसान गांधी के प्रति कैसा नजरिया रखते थे, वो क्या मानते थे गांधी को लेकर। तो आंसर कहता है गांधी जी अपीयर्ड टू द इंडियन पीजेंट एज ए सेवियर। सेवियर का मतलब होता है रक्षक, यानी कि इंडिया के किसान गांधी को अपना रक्षक मानते थे। हु वुड रेस्क्यू देम फ्रॉम हाई टैक्सेस एंड ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स। आम किसानों का मानना था कि गांधी उनके रक्षक है, जो उनको इतने हाई टैक्स, इतने ऑप्रेसिव यानी अत्याचारी ऑफिसर्स से बचाएंगे और उनके मान सम्मान को रिस्टोर करेंगे और उनको ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी से काम करने की स्वतंत्रता प्रोवाइड करेंगे। Gandhi's appeal among the poor and peasants in particular was enhanced by his ascetic lifestyle। इसके अलावा गांधी रहते भी तो कैसे थे, एक एस्केटिक यानी एक साधु की तरह। तो उनकी जो सिंपल लाइफ स्टाइल थी, एक साधु की तरह रहने का जो तरीका था, प्लस उनका जो एक श्रूड यूज, श्रूड का मतलब बड़ी ही चालाकी से,
गांधी जिस प्रकार के सिंबल यूज करते थे, जैसे धोती पहनना, चरखा चलाना, ये चीजें पीजेंट्स को बड़ी अपनेपन का एहसास कराती थी। इसलिए गांधी पीजेंट्स के साथ में बड़ा घुल मिल जाते थे। गांधी जी appeared not just to look like them, ना सिर्फ गांधी दिखते उनकी तरह थे, वो उनकी बातें भी समझते थे और उनकी जिंदगियों से रिलेट भी करते थे। इस वजह से इंडियन पीजेंट्स के लिए गांधी बिल्कुल अपने से थे, जबकि इतना बड़ा नेशनल लेवल का एक लीडर है लेकिन लोग उसको अपना सा मानने लगे थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में ये एक बड़ा टॉपिक है। यह है रूमर्स ऑफ गांधीज मिरेक्युलस पावर। उस वक्त ना बड़ी ऐसी चर्चाएं चलती थी कि गांधी ना उसमें चमत्कारी ताकतें हैं, क्योंकि इस वक्त इंडियंस बड़े सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी हुआ करते थे। वो उनका मानना था कि गांधी का नाम है महात्मा, इसका मतलब ये बहुत बड़े महात्मा है, इनको जादू टोना करना आता है, इनमें बड़ी चमत्कारी ताकतें हैं। और उस वक्त ये खबरें इंडिया में गरीब लोग बड़ी माना करते थे, अनपढ़ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो इन बातों में विश्वास करते थे। जैसे कि कई जगहों पर गांधी के लिए ये माना जाता था कि गांधी को खुद किंग ने भेजा है ना। क्यों? टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ फार्मर। ग्रीवेंसेज यानी शिकायतें, रिड्रेस यानी शिकायत दूर करना। किसान ये मानते थे कि महात्मा गांधी को खुद ब्रिटेन के किंग ने भेजा है उनकी शिकायतें दूर करने के लिए, और गांधी में इतनी पावर है कि वो लोकल ऑफिशियल्स के पावर को ओवर रूल कर सकते हैं। ओवर रूल करने का मतलब उनके खिलाफ कुछ भी बोल देना। ओवर रूल करने का मतलब वहां के लोकल ऑफिशियल ने अगर कोई आदेश जारी किया तो गांधी उस आदेश को निरस्त कर सकते हैं, इतनी पावर है गांधी में। प्लस गांधी की जो अपील थी पुअर और पीजेंट लोगों में वो इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बड़ी एस्थेटिक थी, और लोग ये मानते थे कि गांधी में तो इंग्लिश मोनार्क से भी ज़्यादा पावर है, ब्रिटेन के मोनार्क किंग से भी ज़्यादा पावर गांधी में, और वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर कॉलोनियल रूलर्स का रूल खत्म हो जाता है। इनफैक्ट ब्रिटिश तो फ्ली यानी भाग जाते हैं गांधी को देखकर। ऐसी लोगों में खबरें फैली हुई थी, यहाँ तक कि ये कहानियाँ फैली हुई थी, स्टोरी स्प्रेड ऑफ डायर कंसिक्वेंसेस। डायर का मतलब होता है खतरनाक और कंसिक्वेंसेस का मतलब परिणाम, यानी डायर कंसिक्वेंसेस यानी बड़े घातक परिणाम होते हैं अगर कोई भी व्यक्ति गांधी को अपोज करता है। उस वक्त गाँवों में ये बड़ी खबरें फैली थी कि जो गांधी का विरोध करेगा ना उसके घर में आग लग जाएगी, उसको बड़े घातक परिणाम झेलने पड़ेंगे। जो गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं ना उनके घर मिस्टीरियसली फॉलिंग अपार्ट, उनके घर नीचे गिर जाते हैं, उनका घर टूट जाता है, गिर जाता है, उनकी क्रॉप्स फेल हो जाती है। यहाँ तक भी रूमर्स थे कि जो महात्मा गांधी के खिलाफ बोलता है उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसी ऐसी खबरें फैली हुई थी। एक व्यक्ति कहता है कि उसके गेहूं के खेत में तिल उग गए जब उसने गांधी को इन्वोक किया, और कई किसी का कहना था कि एक गरीब किसान था, उसके घर में बकरियां थी, उसके घर में कुत्ते भी थे, तो उसके घर के ही कुत्ते उसकी बकरी को खा गए। क्यों? क्योंकि उसने गांधी को क्रिटिसाइज किया था। तो इस प्रकार की खबरें आमतौर पे अखबारों में छपा करती थी। अब गांधी को लेकर ऑब्वियसली ये रूमर्स है, अफवाहें हैं, गांधी कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं करते थे, लेकिन लोगों में ये अंधविश्वास था। वो उनको लगता था कि इसका नाम महात्मा है ना, तो ये गांधी तो बड़े महात्मा है और इनके पास में चमत्कार करने की ताकत है। ऐसी खबरें गांधी को लेकर फैली थी। खैर, अब हम वापस आगे की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। आपकी बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दिए गए मैंने वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए, उनमें एक क्वेश्चन ये भी है, गांधी ने इंडिया के नेशनल मूवमेंट को कैसे बदल कर रख दिया आने के बाद में। आंसर देखिए, गांधी ने नेशनलिज्म के बेस को ब्रॉडन कर दिया। बेसिस यानी आधार, उन्होंने इसका आधार और बड़ा कर दिया, चौड़ा कर दिया। कैसे? केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू संगठन बनाया उन्होंने, बड़ी सावधानी ने गांधी ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसकी वजह से नेशनलिज्म में बहुत सारे लोग जुड़ गए। अब वो कैसे किया? उस वक्त इंडिया में दो प्रकार के इलाके हुआ करते थे। एक इलाका हुआ करता था जिसे कहते थे प्रोविंस, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि प्रांत जहां पर अंग्रेजों का रूल चलता है, और दूसरे इलाके हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट। ये वो इलाके थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का या कांग्रेस का रूल नहीं बल्कि राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था। उस वक्त पूरे इंडिया में कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर राजा महाराजाओं का रूल था, और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। तो जहां पर भी ब्रिटिश का रूल चलता था उन्हें ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। इन प्रोविंस में कांग्रेस की नई ब्रांचेस खुलवा दी महात्मा गांधी ने, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है, तो वहां कांग्रेस अपनी ब्रांच खोल सकती है क्योंकि वो पॉलिटिकली ओपन एरिया है।
और जहां पर भी प्रिंसली स्टेट है वहां पर ना कांग्रेस जा सकती है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि वो राजा महाराजाओं का इलाका है ना। वहां पर गांधी ने प्रजा मंडल एस्टेब्लिश करे। ये एक प्रकार की असेंबली हुआ करती थी, ग्रुप, जिसको प्रजामंडल कहते थे। गांधी जी ने इन दोनों ही इलाकों को कवर करवा दिया और उन्होंने एंकरेज करा सभी नेशनलिस्ट लोगों को कि वो लोकल लैंग्वेज में बातचीत करें, मदर टंग में बात करें, ना कि इंग्लिश का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश कितने लोग समझते हैं? आज भी इंडिया में अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं। तो उस वक्त तो कौन ही जानता होगा। तो गांधी ने बोला कि इंग्लिश में क्यों भाषण देते हो, लोगों की मदर टंग में बातचीत करो। और उन्होंने बहुत सारी जो प्रोविंशियल कमिटीज बनवाई थी कांग्रेस की, उनको लिंग्विस्टिक रीजन के आधार पर बनाया। यानी कि जब गांधी ने तय किया कि वो कांग्रेस की नई ब्रांचेस बनवाएंगे, तो कांग्रेस की ये ब्रांच अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बाउंड्री के आधार पर नहीं बनी थी। जैसे अंग्रेजों ने तो बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट यह है, एक डिस्ट्रिक्ट यह है, एक डिस्ट्रिक्ट यह है, एक यह है, एक है। तो गांधी ने कहा इस तरीके से नहीं, आप लैंग्वेज को देखो। अगर यहां से लेकर यहां तक के लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं तो इसको एक कमिटी बनाओ। अगर यहां से लेकर यहां तक के लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं तो इसको एक कमिटी बनाओ। यानी कि लैंग्वेज के आधार पर यह प्रजामंडल बनेगा, ना कि अंग्रेजों की बनाई गई आर्टिफिशियल बाउंड्री के आधार पर। तो ऐसा करके एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग उन्होंने एक प्रोविंशियल कमिटी में जुड़वा दिए। ये बहुत अच्छा स्टेप था। इस प्रकार इंडिया में नेशनलिज्म को वो फारदेस्ट कॉर्नर तक ले जा पाए। ऐसे ऐसे सोशल ग्रुप कांग्रेस से जुड़े जो अभी तक अनटच्ड थे, यानी कि इन सोशल ग्रुप्स तक कभी कोई पहुंच नहीं थी, ना अंग्रेजों की ना कांग्रेस की। वहां पर भी गांधी ने कांग्रेस को फेमस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन गांधीज रोल एज ए सोशल रिफॉर्मर। हम ये मानते हैं कि गांधी तो एक बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि गांधी एक सामाजिक सुधारक नहीं थे? क्या गांधी ने समाज को सुधारने के लिए भी कोई कदम कभी उठाया है? क्या वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे? हम कैसे कह सकते हैं ये बात? तो उसका आंसर यहां पर दिया गया है। गांधी ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन थे बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, ही टूक स्टेप्स टू रिमूव सोशल इविल्स। गांधी ने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और अनटचेबिलिटी यानी छूत अछूत को दूर करने के लिए गांधी ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम हार्मनी पर हमेशा जोर दिया और साथ ही साथ उन्होंने खादी को पहनने के सिग्निफिकेंस के बारे में कहा। वो खादी को हमेशा प्रमोट करते थे, ना कि मील में बने कपड़े को, जो कि विदेशों से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता था। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि गांधी एक समाज सुधारक भी थे, एक राजनेता होने के साथ साथ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे आपकी बुक में इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है इंडिया के मूवमेंट में, और ये था साइमन कमीशन। इंडिया में कभी साइमन कमीशन आया था। अब ये क्या था? देखिए, साइमन कमीशन को ब्रिटेन में बनाया गया था, यानी कि ब्रिटेन में 1927 में साइमन कमीशन बैठा और इसको इंडिया भेजा गया, ताकि इंडिया में उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था 1919 में, उसकी सक्सेस को जानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को ब्रिटेन में बनाया गया और इनको इंडिया भेजा गया। ये इंडिया पहुंचे फरवरी 1928 में, और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। जो चेयरमैन का कमीशन होता है उसी के नाम पर कमीशन का नाम पड़ जाता है। ये सर जॉन साइमन थे तो इनका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। इसमें 7 ब्रिटिश मेंबर थे और एक भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था। यानी कि आप इंडिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए आते हो, लेकिन उसमें भी आप किसी इंडियन को शामिल ही नहीं कर रहे हो। यानी इंडियंस के भाग्य के ऊपर आप फैसला लोगे, लेकिन इंडियंस को ही नहीं पूछोगे, क्योंकि एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सातों के सातों ब्रिटिश मेंबर थे। इस वजह से इंडियंस ने साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया और पूरे इंडिया में साइमन गो बैक के नारे लगे। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सब ने मिलकर साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया, इसको काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। ये साइमन कमीशन के बारे में था। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, अब हम लोग आ गए 1929 के अंदर। 1929 के अंदर कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए,
कांग्रेस हर साल एक सेशन किया करती थी, एक वार्षिक सेशन होता था कांग्रेस का, अभी भी होता है हर साल एक बार नवंबर दिसंबर के मंथ में कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होता है। तो 1929 में भी एक ऐसा सम्मेलन हुआ था, ये बड़ा अहम था, ये हुआ था दिसंबर 1929 में, और दो वजहों से ये बड़ा अहम बना। पहला तो ये था, इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की उम्र काफ़ी कम थी, काफ़ी यंग थे, तो इसका मतलब ये हुआ अब यंगर जनरेशन को कांग्रेस की कमान सौंपी जा रही है, ये पहली चीज़। और दूसरा, यही वो सेशन था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज ही मांगेंगे। ये इसी 1929 के सेशन में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? लाहौर में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसी सेशन के बाद में चूंकि हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी तो हमने मान लिया कि हम तो आज़ाद हो गए, और नेहरू के कहने पर 26 जनवरी 1930 को इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाना तय हुआ। 26 जनवरी, जस्ट अगले साल दिसंबर में सेशन हुआ, जनवरी 1930 26 तारीख को इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया। अब इंडिपेंडेंट हुआ नहीं है इंडिया, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने मन से अपने आप को आज़ाद मान लिया और इंडिपेंडेंस डे मना डाला 26 जनवरी के दिन। इस दिन नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया जाना था, जगह जगह पर पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति के गाने गाए जाने थे। अब इसीलिए 26 जनवरी एक अहम दिन बन गया। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था ना, तो हम लोग इसको नवंबर दिसंबर में लागू कर सकते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम 26 जनवरी तक रुक जाएं और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करेंगे, ताकि 26 जनवरी के दिन को और ऐतिहासिक बनाया जा सके। ये वो दिन था जिस दिन इंडिया में ऑलरेडी एक बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जा चुका था 1930 में। तो इसी दिन को हमने बाद में रिपब्लिक डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। यानी 26 जनवरी एक ऐसा दिन था जो इंडिया के लिए एक बार इंडिपेंडेंस डे रह चुका है और आज तक रिपब्लिक डे बना हुआ है। तो ये कारण था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम आगे सॉल्ट लॉ पर। व्हाई वाज द सॉल्ट लॉ द मोस्ट डिसलाइक्ड लॉ बाय द ब्रिटिश? आप जानते होंगे सॉल्ट लॉ यानी कि नमक कानून जो बनाया गया था। अब ये सॉल्ट लॉ ब्रिटिश ने बनाया था और इंडियंस के लिए ये सबसे ज़्यादा डिसलाइक्ड यानी सबसे ज़्यादा नफरत इस कानून से की जाती थी। और गांधी ने सॉल्ट को ही क्यों एक सिंबल के तौर पर चुना, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉल्ट लॉ वॉज द मोस्ट वाइडली डिसलाइक्ड लॉज इन ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों के रूल के दौरान अगर कोई कानून ऐसा है जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा चिढ़ मची थी तो वो सॉल्ट लॉ था। क्यों? क्योंकि सॉल्ट लॉ के तहत क्या हुआ था? इट गेव स्टेट ए मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। अंग्रेजों ने मोनोपोली यानी एकाधिकार घोषित कर दिया था। किसके लिए? स्टेट यानी गवर्नमेंट के लिए। अब से इंडिया में नमक मैन्युफैक्चर भी गवर्नमेंट करेगी और सेल भी गवर्नमेंट करेगी। यानी कि इंडियन खुद अपना नमक नहीं बना सकते, ना ही नमक को बेच सकते हैं। आपको केवल सरकार से नमक खरीदना पड़ेगा। अब नमक तो एक बड़ी कॉमन चीज़ है, हर इंडियन हाउस होल्ड में सॉल्ट वॉज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को फॉरबिडन यानी मना कर दिया गया कि लोग अपने डोमेस्टिक यूज यानी घरेलू उपयोग के लिए भी नमक खुद नहीं बना सकते। उस जमाने में कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग समुद्री पानी से नमक खुद बनाना जानते थे और बना लेते थे। लेकिन अब अंग्रेजों के नियम के बाद में लोग घरेलू उपयोग के लिए भी नमक नहीं बना सकते। अब कंपेलिंग यानी उनको मजबूर किया गया कि नमक उनको हाई प्राइस पर सरकार से खरीदना पड़ेगा, यानी स्टेट मोनोपोली यानी सरकार का एकाधिकार। ये डीपली अनपॉपुलर मेजर था और गांधी ने तो नमक को 4-फोल्ड कर्स यानी चौतरफा श्राप बताया था। गांधी ने कहा था कि नमक पर इस प्रकार की मोनोपोली लगाना ये एक कर्स है और 4-फोल्ड कर्स है। क्यों कर्स है? क्योंकि गांधी ने कहा कि नमक पर कर लगा देना, नमक पर मोनोपोली लगाना 4 प्रकार से घातक है। कैसे? सबसे पहले, इट डिप्राइव्स द पीपल ऑफ ए वैल्यूएबल इजी विलेज इंडस्ट्री। नमक जो है ये एक विलेज इंडस्ट्री है, कोटेज इंडस्ट्री है। गांव में लोग इससे अपना थोड़ा गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आप नमक पर रोक लगा दोगे तो लोगों की एक इजी विलेज इंडस्ट्री खत्म कर दोगे आप। दूसरा, अंग्रेजों ने ये नियम बनाया था कि जो भी नमक काम में नहीं आएगा, जो बच जाएगा, हम लोगों को फ्री में नहीं देंगे, लोगों में कम रेट पर नहीं बांटेंगे, बल्कि उस नमक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि आप डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी करने को तैयार हो। डेलिबरेट यानी जानबूझकर आप उस
जो अनयूज्ड सॉल्ट है उसको जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दोगे, जो नेचर ने आपको ऑलरेडी एबेंडेंस में दिया। नेचर में क्या कमी है नमक की? खारे पानी से नमक इतना सारा बन सकता है, लेकिन आप उस नमक को लोगों को बनाने नहीं दे रहे। आपका नमक नहीं बिकता तो उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, लेकिन लोगों तक फ्री में नहीं पहुंचाओगे। तो इस बात पर ये तो बहुत गलत लगी गांधी को। और डिस्ट्रक्शन इटसेल्फ मींस नेशनल एक्सपेंडिचर, और उस नमक को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तो आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तो भी तो इसमें पैसा खर्च होगा। यानी कि आप एक ऐसी चीज जो नेचर आपको एबेंडेंस में भरपूर मात्रा में फ्री में दे रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। डिस्ट्रॉय करने के लिए तक पैसा खर्च करने को तैयार हो, और नमक के ऊपर टैक्स भी कितना लगाया? मोर देन 1000%, 1000% से भी ऊंचा टैक्स, जो अनहर्ड ऑफ, कभी नहीं सुना इतना भारी टैक्स किसी चीज पर। और वो भी कैसे? स्टार्विंग पीपल, भूखे मरते लोगों से इतना भारी टैक्स ले रहे हो। तो गांधी को तो भयंकर गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि मैं इसे मोबिलाइज करूंगा, ए वाइडर डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के खिलाफ ये जो लोगों में डिसकंटेंट यानी असंतोष की भावना व्याप्त है, मैं इसको मोबिलाइज करूंगा और सॉल्ट को एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट लॉ के खिलाफ गांधी ने एक बड़ा सत्याग्रह निकाला जिसको सॉल्ट सत्याग्रह कहा जाता है, नमक आंदोलन। अब ये क्या था देखिए, सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह शुरू करने से पहले गांधी ने उस वक्त इंडिया के जो वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखा और उनको पहले से चेतावनी दी कि अगर मैं आपके सामने 11 मांगे रख रहा हूं और अगर आप वो 11 मांग नहीं मानते हो तो हम पूरे देश में नमक सत्याग्रह कर देंगे। लॉर्ड इरविन ने इस बात का मजाक उड़ाया, उन्होंने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और उनकी मांगों को रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो गांधी ने एडवांस नोटिस दिया था सॉल्ट मार्च का वायसरॉय लॉर्ड इरविन को, लेकिन उन्होंने डिमांड रिजेक्ट कर दी। कोई बात नहीं, फिर महात्मा गांधी ने जैसा प्रॉमिस किया था कि अगर आप मांग नहीं मानोगे तो फिर आपको नमक आंदोलन झेलना पड़ेगा, वैसा ही किया। गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह यानी कि सॉल्ट मार्च शुरू करा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको ये डेट्स भी याद रखनी पड़ेंगी। कुछ डेट्स आपको या कुछ जगह प्लेस बुक में मेंशन नहीं है, मैंने आपके लिए डाल दी, आप इसको ध्यान से समझना। 12 मार्च 1930 को सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। कहां से? अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम से, और वहां से चलना था हमें 240 मील यानी कि तकरीबन 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके महात्मा गांधी को गुजरात के समुद्री किनारे पर एक गांव है दांडी, वहां जाना था। यानी साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल चल के जाना था। गांधी रोज के 10 मील चलते थे तो उनको 24 दिन लगे दांडी पहुंचने में। और शुरुआत में गांधी के साथ 78 फॉलोअर्स रवाना हुए, लेकिन जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ता गया उनके साथ सपोर्टर्स की भीड़ जुटती गई। लोग हर बैकग्राउंड के, हर सोशल क्लास के गांधी के साथ मार्च में रवाना होने लगे और गांधी फाइनली 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। उन्होंने ब्रिटिश के साल्ट लॉ को डिफाई किया, कानून को तोड़ा। कैसे? उन्होंने खुद अपने हाथ से सी वाटर से साल्ट बनाया, समुद्र का खारा पानी, उसी से तो नमक बन सकता था, तो उन्होंने उस खारे पानी से नमक बनाया और एक मुट्ठी भर नमक बनाकर सबको दिखाया और उसी के साथ उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये तोड़ा सॉल्ट लॉ, तो कानून की नज़र में तो वो गुनहगार बन गए क्योंकि सरकारी कानून को तोड़ रहे हैं। अब गांधी का ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था ये केवल एक इकलौता सत्याग्रह नहीं था। गांधी ने तो साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करी थी, लेकिन उस वक्त पूरे इंडिया में जगह जगह पर और ऐसे ही पैरेलल सॉल्ट मार्च किए गए। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ? क्या सॉल्ट सत्याग्रह इंपैक्टफुल था? क्या इसका बहुत अच्छा असर पड़ा? तो उसका आंसर ये होगा, यस, सॉल्ट सत्याग्रह नोटेबल था 3 बड़े कारणों की वजह से। ये कारण आपको बुक में दिए गए हैं, वहां पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। गांधी खुद अपने हाथ से दांडी पहुंचकर नमक बनाते हैं और एक मुट्ठी भर नमक बनाकर सब लोगों को दिखाते हैं, जो सॉल्ट मार्च का सिंबल बना। अब सॉल्ट मार्च इंपैक्टफुल था या नहीं, इसको डिस्कस कर ले तो यस, ये था 3 वजह से। पहला, इट वॉज दिस इवेंट दैट फर्स्ट बॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। ये पहला इवेंट था जिसने गांधी को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया की अटेंशन दिला दी। पूरी इंडिया की नज़र गांधी पर पड़ गई क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस में गांधी के सॉल्ट मार्च को बहुत डिटेल में रिपोर्ट किया गया था, कवर किया गया था।
दूसरा, इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड में आपको आ सकता है, ध्यान रखना। ये वो पहला ऐसा इवेंट था जिसमें औरतों ने भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। एक सोशल एक्टिविस्ट थी जिसका नाम आपको याद रखना है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने गांधी को मनाया था कि वो अपने प्रोटेस्ट को केवल आदमियों तक सीमित ना रखे, औरतों को भी अलाउ करे। और कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी ने अलाउ किया। बहुत सारी औरतें गांधी के साथ में जुट गई और खुद कमला देवी ने और उनके साथ बहुत सारी औरतों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने के एवज में अपनी अरेस्ट भी कोर्ट की थी, यानी खुद जाकर बंदी बनी थी। इस सॉल्ट मार्च के बाद में खुद गांधी को और बहुत सारी औरतों को ब्रिटिश ने हिरासत में ले लिया था और इन औरतों ने खुशी खुशी बंदी बनना स्वीकार किया। गई नहीं, जगह छोड़कर गांधी के साथ जेल गई थी। It was the salt march which forced upon the British rule the realization। और इस salt march की वजह से अंग्रेजों को एक realization, एक चीज़ महसूस हुई और वो ये चीज़ थी कि वो इस जान गए थे कि इंडिया में उनका रूल अब हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। देर सवेर उनको इंडियंस को कुछ तो पावर डिवॉल्व करनी पड़ेगी, कुछ पावर तो इंडियंस को देनी पड़ेगी, वरना वो हमेशा के लिए इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो इन 3 मायनों में सॉल्ट मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देखेंगे, टाइम मैगजीन का सीन है। टाइम मैगजीन एक अमेरिकन मैगजीन है और इस अमेरिकन मैगजीन में गांधी का बहुत जिक्र किया गया, सॉल्ट मार्च के बारे में बहुत कुछ कवर किया गया था। और ये जो मैगजीन है टाइम, ये अभी भी छपती है और ये एक वीकली न्यूज़ मैगजीन है और हर साल ये टाइम मैगजीन एक व्यक्ति को टाइम मैन ऑफ द ईयर का टाइटल देती है। एक व्यक्ति को उस पूरे साल का सबसे अहम चेहरा चुनती है और किसी ज़माने में गांधी को भी चुना गया था। रिसेंटली नरेंद्र मोदी भी टाइम मैगजीन पे है। ऐसा करके ये एक बड़ी फेमस मैगजीन है। उस वक्त सॉल्ट मार्च को इस अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम ने बहुत कवर किया था। अब शुरुआत में तो इस मैगजीन ने गांधी को लेकर बड़ी नेगेटिव खबरें छापी थी। इस मैगजीन ने गांधी को स्कॉन्ड किया, गांधी का मजाक उड़ाया, उसका तिरस्कार करा, ये बोलकर कि गांधी का स्पिंडली फ्रेम है। स्पिंडली फ्रेम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला शरीर, बिल्कुल तिनके सा पतला कोई होता है ना, तो उसको चिढ़ाने के लिए ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। उन्होंने गांधी को एक बड़े ही दुबले पतले शरीर वाला स्पिंडली फ्रेम बोला और स्पाइडरी लॉयंस, लॉयंस का मतलब होता है लिम्स, हाथ पैर, स्पाइडरी का मतलब होता है जैसे स्पाइडर के होता है ना मकड़ी, यानी उन्होंने बोला कि गांधी के हाथ पैर ना मकड़ी की तरह है और उनकी बॉडी बहुत ही दुबली पतली है। ये बोलकर उन्होंने लिटरली गांधी का मजाक उड़ाया था। अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम तो इस बात को लेकर बड़ा स्केप्टिकल यानी डाउटफुल था कि शायद ये सॉल्ट मार्च कभी अपनी डेस्टिनेशन पर ही नहीं पहुंचेगा। उन्होंने बोला कि इतने दुबला पतले आदमी से 240 मील पैदल थोड़ी चला जाएगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि गांधी सैंक टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द सेकंड डेज वॉकिंग। दूसरे दिन पैदल चलकर ही ऐसा लग रहा था जैसे गांधी तो जमीन में धंस जाएंगे। और मैगजीन को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये इमेसिएटेड का मतलब होता है जैसे भूखमरा हो, जिसको खाने पीने को कुछ ना मिला हो, इतना दुबला पतला आदमी कभी फिजिकली इतना चल भी पाएगा। पहले तो टाइम मैगजीन का मजाक बना रखा इन लोगों ने, गांधी से कभी ये सफर भी पूरा नहीं होगा। लेकिन एक हफ्ता बीत गया, गांधी लगातार चलते रहे, तो अचानक टाइम मैगजीन ने अपने सुर बदल लिए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि गांधी को तो बड़ी मैसिव पॉपुलर फॉलोइंग मिल रही है और इस मार्च ने ब्रिटिश रूलर्स को एक प्रकार से एंशियस कर दिया, उनकी नींद उड़ गई थी। यानी टाइम मैगजीन में यह बात छपी थी कि ब्रिटिश रूलर्स की तो रातों की नींद उड़ गई गांधी के इस मार्च की वजह से। और अंत में उन्होंने गांधी को सैल्यूट करा, एक सेंट और एक स्टेट्समैन बोलकर। स्टेट्समैन का मतलब एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर, एक बहुत ही अच्छा राजनेता। वो टाइम मैगजीन जो कभी गांधी के लुक्स का मजाक उड़ाती है, वही टाइम मैगजीन गांधी को एक सेंट और स्टेट्समैन बोलकर उसकी तारीफ करती है। तो ये थी गांधी की शख्सियत। नेक्स्ट, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट। सॉल्ट मार्च के एंड होने पर चूंकि गांधी ने कानून तोड़ा था तो अरेस्ट तो करना ही था, गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को भी, हजारों लोगों को एक साथ अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद में गांधी और लॉर्ड इरविन, जैसा कि पिक्चर में दिख रहे हैं, इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत 2-3 खास चीजें हुई थी। वो क्या है वो देखिए। पहली चीज, गांधी के ऊपर यह शर्त रखी गई कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दोगे।
यानी कि हम आपको जेल से छोड़ देंगे, जितने भी लोगों को हमने और बंदी बनाया सबको जेल से बरी कर देंगे, लेकिन आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दो। सभी प्रिजनर जिनको डिटेन किया गया उनको रिलीज कर दिया जाएगा और सॉल्ट मैन्युफैक्चर विल बी अलाउड अलोंग द कोस्ट, यानी कि जो भी समुद्री तट के लोग हैं वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनको अलाउ कर दिया गया। यानी कि सॉल्ट मार्च सक्सेसफुल रहा, गांधी सफल रहे। अंग्रेजों ने यह बात मान ली कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलोंग द कोस्ट अलाउड रहेगा, सभी प्रिजनर्स को बरी कर दिया। बस बदले में गांधी की एक शर्त है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ेगा। गांधी ने शर्त मान ली, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को उसी वक्त कॉल ऑफ कर दिया गया और सभी रिहा हो गए। अब ये जो पैक्ट था ये इंडिया के कुछ रेडिकल नेशनलिस्ट जो थे, मिलिटेंट ओपोजिशन करने वाले लोगों को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि गांधी इरविन पैक्ट के तहत इंडिया को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। वो तो ये मान के चल रहे थे कि गांधी इंडिया को आज़ादी के लिए मना लेंगे इरविन को, लेकिन आज़ादी के लिए तो नहीं माना, बस ये शर्तें मानकर आ गए गांधी। तो इस बात पर रेडिकल नेशनलिस्ट कुछ नाराज थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन खैर गांधी का सॉल्ट मार्च काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। फिर इस लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में हुए समझौते के बाद गांधी के सामने एक और बात रखी गई। इरविन ने गांधी को मनाया कि वो अपनी बात वहां जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोले। उन्होंने कहा कि आप इंडिया में बैठकर कितना भी हंगामा करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप रियल में चाहते हो कि आज़ादी मिले तो आप ब्रिटेन जाओ, वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में जाकर अपनी बात बोलो, हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी बात मान ले। तो ये बात मानकर गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार हुए। क्वेश्चन है, व्हाई वर द डायलॉग्स एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनकंक्लूसिव? ये भी आपकी बुक में पीछे दिया गया। इनकंक्लूसिव का मतलब बेनतीजा। यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कभी कोई नतीजा निकला नहीं, क्या वजह है? अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है या सेकंड की, तो ऐसे में हमने दोनों को यहां पर मेंशन कर दिया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था नवंबर 1930 में, लेकिन इसमें किसी भी इंडियन लीडर को इनवाइट ही नहीं किया गया, तो ये ऑब्वियसली यूजलेस हो गया, इसका कोई सेंस नहीं निकला। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगेन लंदन में हुई सितंबर 1931 में, तकरीबन एक साल के बाद। ये भी बेनतीजा निकली, जबकि इसमें इंडिया की ओर से गांधी और बहुत सारे लीडर्स गए थे, लेकिन रही ये इनकंक्लूसिव। क्यों? क्योंकि यहां जाकर एक बड़ा तमाशा हो गया। क्या हुआ? गांधी यहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कांग्रेस की ओर से यहां भेजे गए और गांधी ने वहां पर जाकर ये क्लेम किया, उन्होंने वहां पर जाकर ब्रिटिश के सामने ये बोल दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूंगा और कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और उनका ये क्लेम 3 लोगों ने चैलेंज कर दिया वहीं पर बैठे बैठे। 3 लोग इस बात पर गांधी के खिलाफ हो गए। उन्होंने गांधी को बोला कि आपने ये कैसे कह दिया कि कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, आप नहीं करते। और ये 3 पार्टियां कौन थी? सबसे पहला इस बात को अपोज करने वाली थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का यह कहना था कि गांधी मुस्लिम माइनॉरिटी की बात नहीं कह सकते, कांग्रेस को कोई हक नहीं है कि मुस्लिमों की ओर से कोई बात ब्रिटिश को बोले, मुस्लिम खुद बोल लेंगे। ये पहला चैलेंज। दूसरा, वहां पर जो भी प्रिंस मौजूद थे, इंडिया के राजघराने के लोग, प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस का उनके इलाकों में, उनकी टेरिटरी में कोई क्लेम नहीं है, कांग्रेस प्रिंसली स्टेट में जाकर कुछ नहीं कर सकता, तो कांग्रेस क्यों उन्हें रिप्रेजेंट करेगा? अगर उन्हें ब्रिटिश को कुछ बात कहनी होगी तो वो खुद कह लेंगे। और तीसरा, एक ब्रिलियंट लॉयर और थिंकर थे B.R. अंबेडकर, वो भी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने भी गांधी को और कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि कांग्रेस लोवेस्ट कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। उन्होंने कहा कि लोवेस्ट कास्ट की बात कहने के लिए हम खुद यहाँ पर मौजूद है, हम कह लेंगे। तो उन्होंने कहा, गांधी जी आप कांग्रेस की बात करो, लेकिन आप ये मत कहो कि आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। लोवेस्ट कास्ट को रिप्रेजेंट B.R. अंबेडकर कर लेंगे और टेरिटरीज को रिप्रेजेंट वहां के प्रिंस कर लेंगे और मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर लेगी। तो कांग्रेस का इन तीनों पर कोई अधिकार नहीं है। तो इस बात से थोड़ी स्थिति खराब हो गई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनकी बात को खुद इंडियंस ही रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बेनतीजा निकली, इसका कोई परिणाम नहीं निकला और गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से असफल होकर लौट आए। लौट आने के बाद में उन्होंने देखा कि इंडिया में तो बड़ा तमाशा हो रहा है। उस वक्त इंडिया में लॉर्ड विलिंगडन,
वो वायसरॉय बन चुके थे। उन्होंने तो एक के बाद एक कांग्रेसियों को, बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया और गांधी ने जो प्रॉमिस किया था लॉर्ड इरविन से कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दूंगा, उन्होंने दोबारा चालू कर दिया गुस्से में आकर। खैर, अब बात करते हैं ये लॉर्ड विलिंगडन कौन है। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से लेकर 1936 तक इंडिया के गवर्नर जनरल या वायसरॉय रहे थे। और जब ये वायसरॉय थे तभी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो लॉर्ड विलिंगडन वो व्यक्ति थे जिनके रहते ये सब हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड गांधी को बड़ा पसंद करते थे, गांधी के फैन थे, और वहीं लॉर्ड विलिंगडन गांधी को बिल्कुल नापसंद करते थे, बिल्कुल नफरत करते थे गांधी से। ओके, अब ऐसा क्यों, उसका एक कारण है। लॉर्ड विलिंगडन ने, आपकी बुक में लिखा गया है, लॉर्ड विलिंगडन ने अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया बेहतरीन होती और अच्छी होती अगर इस दुनिया में गांधी जैसे लोग ना होते। यहाँ के लोग बड़े अंधविश्वासी है जो गांधी को इतना मानते हैं, जबकि गांधी के हर काम में एक साजिश छुपी होती है। ये आदमी जो करता है उसमें राजनीतिक साजिश होती है, इसका मन का कभी भी अच्छा इंटेंशन नहीं होता। ऐसा लॉर्ड विलिंगडन अपनी सिस्टर को कहा था। ये लेटर हमें आज मिला तो ये पता चलता है कि वो गांधी को कितना नापसंद करते थे। खैर, व्हाट वाज द बिगेस्ट चेंज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इस एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। वो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश ने लागू किया था, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। और इस एक्ट के तहत प्रॉमिस्ड सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर इंडियंस। इस एक्ट के तहत इंडियंस को भी अलाउ किया गया कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देने का वादा किया गया। इसके आधार पर, यानी कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI 1935 के तहत अब इंडियंस भी पॉलिटिक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो इस एक्ट के 2 साल बाद में इस एक्ट के आधार पर इंडिया में चुनाव हुए, और ये चुनाव हुए थे रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के बेस पर। फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट। इसमें सब लोगों को वोट करने का पावर नहीं था। रेस्ट्रिक्टेड यानी कुछ ही लोगों को वोट देने का पावर दिया गया, लेकिन इलेक्शन हुए और पहली बार इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है और इस इलेक्शन में कांग्रेस भयंकर जीत हासिल करती है, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। उस वक्त टोटल 11 प्रोविंस थे ब्रिटेन के हाथ में, ब्रिटिश प्रोविंस। इन 11 में से 8 में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। 11 में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है और उनमें कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब वैसे आजकल तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है जो पूरे कंट्री का एक होता है, लेकिन उस जमाने में जब ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करती थी तो ब्रिटिश प्रोविंस में जो आदमी चुनाव जीता था उसको भी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। आज हम उसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। आज एक स्टेट होता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, उस जमाने में प्रोविंस में प्राइम मिनिस्टर होता था। तो उस वक्त कांग्रेस के 11 में से 8 प्रोविंस में प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन काम तो वो खैर ब्रिटिश गवर्नर के सुपरविजन में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं, रहेंगे तो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर ही, लेकिन एटलीस्ट कांग्रेस को आने को तो मिला पॉलिटिक्स में, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर इवेंट्स की जो 1935 से लेकर 1945 के बीच हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद में 1945 तक कुछ बड़े इवेंट्स हुए थे। ये आपके ऊपर ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं भी बने चाहे, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए चीज़ बता दी। जैसे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिली। फिर 1937 में पहले इलेक्शन हुए जिसमें 11 में से 8 प्रोविंस कांग्रेस जीत गई। फिर 1939 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और उस वक्त जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया ब्रिटिश को कि हम आपको इस वार में सपोर्ट करेंगे अगर आप हमें इंडिपेंडेंस देने का वादा करो। यानी कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है हम चुप बैठे रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के साथ में ही आप हमें प्रॉमिस करो कि आप हमें आज़ादी दे दोगे, इंडिपेंडेंस दे दोगे। अक्टूबर 1939 को ये ऑफर ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया। इंडियंस गए उनके पास ऑफर लेकर कि हम आपको हेल्प करेंगे, बदले में आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो, लेकिन ब्रिटिश ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और इस बात से नाराज होकर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी 11 में से 8 प्रोविंस में उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हमें ऐसी सरकार में रहना ही नहीं है जो हमें इंडिपेंडेंस ना दे सके। उन्होंने गुस्से में आकर रिजाइन कर दिया। और फिर मार्च 1914 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन प्रपोज करा, एक प्रस्ताव पारित करा, जिसके तहत उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला कि हमें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश चाहिए, हमें
कंट्री को डिवाइड करके हमारा अपना अलग देश दे दो। ये मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना का प्रपोजल था, यानी टू नेशन थ्योरी। उन्होंने बोला था कि इंडिया का बंटवारा करके इंडिया को इंडिया रहने दो, हमें एक अलग कंट्री दे दो पाकिस्तान के नाम से। फिर 1942 के अंदर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने, वो इंडिया को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। लेबर पार्टी इंडिया के हमेशा पक्ष में थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी इंडिया को आज़ादी देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी। तो विंस्टन चर्चिल ने इंडिया में एक मिशन भेजा जिसको चेयर किया था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, इसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। इसको इंडिया भेजा गया ताकि गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके कि हम आपको थोड़ी बहुत आज़ादी दे देते हैं, सुजरेनिटी दे देंगे, सोवरेनिटी नहीं देंगे। तो ये क्रिप्स मिशन इंडिया आया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया और इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के मामले में कोई भी एग्रीमेंट क्रिप्स मिशन के साथ में नहीं बैठा। सो क्रिप्स मिशन विंस्टन चर्चिल का फेल हो गया। फिर आया अगस्त 1942। अब जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो इंडियंस ने बदले में नाराज होकर भयंकर आंदोलन छेड़ दिया और शुरुआत हुई क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें सभी लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए। फिर उसके बाद में 1944 में गांधी ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने की कोशिश करी कि मुस्लिम लीग को मना ले कि पाकिस्तान अलग से मत लो, लेकिन 1944 में गांधी की कोशिश नाकामयाब रही। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और पहले विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, जो इंडिया को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के पक्ष में नहीं हूं। फिर उसके बाद में 1945 में लेबर गवर्नमेंट पावर में आ गई और जैसा कि उन्होंने हमेशा से इंडिया से प्रॉमिस किया था कि अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो वो इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे, उन्होंने अपना वादा निभाया। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर ब्रिटेन में जो लेबर गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए एग्री कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई इंडिया की इंडिपेंडेंस के प्रोग्राम की। अब उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट पर चलते हैं। अभी तो 45 तक आ गए थे, लेकिन 42 में वापस चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ देखिए, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक मास मूवमेंट था। ये भी क्वेश्चन आपको बुक में पीछे आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्रिप्स मिशन इंडिया में आया 1942 में और फेल हो गया, है ना। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया और ये तीसरा मेजर मूवमेंट था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। पहला नॉन कोऑपरेशन, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी और सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए, आंदोलन शुरू होते ही जेल में डाल दिए गए और ये पूरा मूवमेंट्स यंगर लीडर्स चला रहे थे क्योंकि गांधी और सभी सीनियर लीडर्स तो जेल में पड़े थे, नेहरू सहित। तो ऐसे में इस मूवमेंट की सारी कमान यंग लीडर्स के हाथ में थी। इन्हीं यंग लीडर्स ने स्ट्राइक्स यानी हड़तालें करी और एक्ट्स ऑफ सबोटाज। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। तो इन यंग लीडर्स ने सबोटाज किए, पूरे कंट्री में जगह जगह पर हिंसक घटनाएं हुई, तोड़फोड़ की गई, ये सबोटाज के काम हुए। जो सोशलिस्ट मेंबर्स थे कांग्रेस के, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, उस वक्त उन्हें जेपी कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को आगे जाकर ये वही व्यक्ति है जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के लिए एक रीज़न बनेगा। लेकिन इस वक्त जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में ही है, सोशलिस्ट मेंबर है। इन्होंने अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस यानी चोरी छिपे, ये अरेस्ट ना हो जाए इसलिए इन्होंने चोरी छिपे क्विट इंडिया मूवमेंट को जारी रखा और इस दौरान कई सारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स बना दी गई। इंडिया में कई जगह पर क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम पर लोगों ने अपनी आज़ादी क्लेम कर दी। लोगों ने बोल दिया कि हम तो आज़ाद हो गए। इनफैक्ट दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है सतारा जो वेस्ट में पड़ती है और एक मिदनापुर ईस्ट में। ये वो दो जगह है जहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स फॉर्म की गई ब्रिटिश के बिना। ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, सतारा इन वेस्ट एंड मदनीपुर इन ईस्ट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स प्रोक्लेम कर दी लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जेन्युइनली मास मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसके एम्बिट में यानी जिसकी सीमाओं में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस थे। पहली बार इंडिया में इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए। क्यों? क्योंकि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना था, इसने लोगों को एनर्जाइज किया, यंग पीपल इससे जुड़े, इसलिए इसको जेन्युइनली एक मास मूवमेंट कहा जा सकता है। अब 1945
से लेकर 1947 तक क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए वो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1945 में लेबर गवर्नमेंट आई जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए एग्री कर दिया। उस वक्त इंडिया के वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता बनाने की कोशिश करी, ऑब्वियसली नहीं बना। फिर 1946 में अगेन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं। पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस 11 में से 8 जगह जीता था, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होने के बाद में गुस्से में रिजाइन कर दिया था। लेकिन अब वापस इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शन में भी कांग्रेस जीता, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। वो क्या था? कांग्रेस जनरल सीटों पर तो जीत गया, लेकिन जितनी भी ऐसी सीटें थी जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी मुस्लिम्स के लिए, उन सब जगह मुस्लिम लीग जीता, ना कि कांग्रेस। ओके, यानी कि ये एक पहला ऐसा मौका था जब मुस्लिम लीग की एग्जिस्टेंस सामने आई। मुस्लिम लीग ने यह साबित कर दिया कि वो इंडिया में अब अहम भूमिका निभा रहे हैं, और जितनी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पे मुस्लिम लीग जीता और जनरल सीटों पर कांग्रेस जीता। फिर उसके बाद में 1946 में ही एक कैबिनेट मिशन इंडिया फिर से भेजा गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तालमेल बैठाने के लिए, एक कंसेंसस यानी एक रजामंदी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक मोहम्मद अली जिन्ना क्लियर कर चुका था कि वो अलग पाकिस्तान लेकर रहेगा। तो वैसे में मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए कि देश का बंटवारा ना हो, एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा गया, बुरी कदर से फेल हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसकी बात मानने को बिल्कुल रेडी नहीं थे। फिर उसके बाद फाइनली आया अगस्त 1946, जब एक बहुत बड़ी घटना हुई। इंडिया को आज़ाद होने में एग्जैक्टली 1 साल बाकी है। जिन्ना ने अगस्त 1946 में एक डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। कब की बात है ये? 16 अगस्त 1946। 15 अगस्त 1947 को तो इंडिया आज़ाद हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने के लिए DAD डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। इस डायरेक्ट एक्शन डे में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई कलकत्ता के अंदर, और वहां पर हुए ब्लडी राइट्स यानी खूनी दंगे, और फिर वो बंगाल से निकलकर दूसरी जगहों पर फैल गए। इसको आगे जाकर इतिहास में कहा गया द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, जिसमें इतने लोग मारे गए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, दंगे होते रहे। हिंदू बाहुल्य इलाकों में मुस्लिमों को मारा गया, मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में हिंदुओं को मारा गया। भयंकर लोग मरे, न जाने कितने। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इसमें कई सौ लोग मरे, बट एक्चुअली हजारों लोगों की जान इसमें गई थी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी कि वो पाकिस्तान अलग करवा के रहेंगे, और कांग्रेस से नाराज़ होकर, नेहरू के कुछ कमेंट्स से नाराज़ होकर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किया। इसमें इतने लोग मारे गए, लेकिन कुल मिला के मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहता था वो करवा पाया। उसने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अंग्रेज भी मान गए पाकिस्तान को अलग करने के लिए। फाइनली लॉर्ड वेवेल के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वायसरॉय बनाकर भेजा गया, और फरवरी 1947 में उन्होंने एक लास्ट कोशिश कि इंडिया फ्री हो जाए, लेकिन इंडिया का पार्टीशन ना हो। लेकिन ये टॉक्स भी इनकंक्लूसिव रही, और असफल होकर माउंटबेटन को ये डिक्लेयर करना पड़ा कि इंडिया को हम आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ डिवाइड भी कर रहे हैं। इंडिया वुड बी फ्रीड बट वुड बी डिवाइडेड, यानी इंडिया को बांटा जाएगा, टुकड़े किए जाएंगे, लेकिन आज़ाद कर दिया जाएगा। और ये फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त का तय किया गया, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने फरवरी में बोल दिया कि हम 15 अगस्त को इंडिया को आज़ाद कर देंगे। उससे पहले इंडिया का बंटवारा करके पाकिस्तान अलग बना दिया जाएगा। ये सारे इवेंट्स हुए। फिर इसके बाद में बात करते हैं लास्ट हीरोइक डेज ऑफ गांधी। अब गांधी का सपना पूरा होता दिख रहा है, इंडिया को आज़ादी मिलने का टाइम आ गया है। लेकिन फिर फाइनली इंडिया को आज़ादी मिल भी गई। दिन था 15 अगस्त 1947 का। गांधी उस वक्त, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो गांधी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। चाहते तो गांधी भी खुशियां मना सकते थे, सेलिब्रेशंस में पार्ट ले सकते थे, लेकिन एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिली। लेकिन इस दौरान बहुत ही भयंकर दंगे हुए। पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदुओं को मारकर इंडिया भेजा गया, ट्रेन में डालकर इंडिया की ओर से मुस्लिम्स को मारकर भेजा गया, यानी हालात बहुत बुरे थे। हजारों लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हिंदूज इंडिया आ रहे थे,
इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे, भयंकर दंगे, हर तरफ मार काट, तो ऐसे में गांधी का मन नहीं था सेलिब्रेट करने का। ये दिन 15 अगस्त के दिन गांधी दिल्ली में नहीं बल्कि कलकत्ता में थे और उन्होंने उस दिन कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई झंडा नहीं फहराया। यहाँ तक कि गांधी ने 24 घंटे का व्रत किया, 24 आवर फास्ट किया गांधी ने। किसी सेलिब्रेशन में उन्होंने मिठाई तक नहीं खाई क्योंकि वो इस बात को लेकर बड़े दुखी थे कि इंडिया का पार्टीशन हो रहा है। और गांधी और नेहरू के इनिशिएटिव पर, इनकी पहल पर इमीडिएटली कांग्रेस ने आज़ाद इंडिया में एक रेजोल्यूशन पास करा जो था द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। इसके तहत इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको ये हक दिया गया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट रहेगा जहां पर सभी सिटीजन को पूरे अधिकार मिलेंगे, सभी इक्वली एंटाइटल्ड होंगे प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट के लिए, और चाहे कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन से क्यों ना बिलोंग करता हो, इंडिया में उसके साथ में कोई जाति नहीं होगी, इंडिया में कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास को डोमिनेट नहीं करेगी। ये सब इस राइट्स ऑफ माइनॉरिटी के तहत बोला गया था कि इंडिया में जो मुस्लिम्स बचे हैं वो अपने आप को सेफ फील करें, सुरक्षित फील करें। इसलिए गांधी नेहरू ने हाथों हाथ ये काम किया। अब आज़ादी के टाइम गांधी कलकत्ता में थे, फिर कलकत्ता से यानी बंगाल से निकलकर गांधी दिल्ली पहुंचे और वहां से वो पंजाब जाना चाहते थे क्योंकि उस वक्त पंजाब जो पाकिस्तान के जस्ट नज़दीक में है, वहाँ पर बहुत दंगे हो रहे थे, वहाँ के हालात बहुत बुरे थे, तो गांधी पंजाब जाना चाहते थे। लेकिन जब वो दिल्ली गए तो पंजाब जाने से पहले ही बड़े हंगामे शुरू हो गए। जब वो कैपिटल में थे तो गांधी की मीटिंग्स को डिसरप्ट किया गया रिफ्यूजीज के द्वारा। बहुत सारे रिफ्यूजी जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए थे, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, उन लोगों ने गांधी की मीटिंग्स में जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त गांधी अपनी मीटिंग्स में कुरान पढ़वाते थे। तो इन रिफ्यूजीज को इस बात पर बड़ा ऐतराज हुआ कि आपकी मीटिंग्स में कुरान क्यों पढ़ी जाती है जबकि कुरान मुस्लिम्स की है। और इन्हीं मुस्लिम्स में पाकिस्तानियों ने इतने हिंदुओं को मारा, उनको बेघर कर दिया, वो इंडिया में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये मुस्लिम्स को खुश करने के लिए कुरान पढ़वा रहे हैं। उन्होंने शाउटेड स्लोगन्स, उन्होंने ये पूछा कि गांधी जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सारे हिंदू तो नहीं आ पाए थे ना इंडिया, बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान में एक अल्पसंख्यक समुदाय, एक माइनॉरिटी बन चुके थे। तो ऐसे में इन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि गांधी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बोलते, क्यों वहाँ जाकर वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने गांधी की कमियां निकाली कि एक तो आप कुरान पढ़वाते हो और आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोल रहे, आपको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में जाकर मोहम्मद अली जिन्ना से रिक्वेस्ट करोगे कि वो हिंदुओं को सुरक्षित इंडिया पहुंचाए तो क्या वो बात नहीं मानेंगे कि आपकी? लेकिन आप तो यहाँ चुप बैठे हो, आप मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों नहीं बोलते, आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? तो गांधी के सामने कई सवाल रखे गए। अब क्या गांधी को पाकिस्तान जाना चाहिए था? इस बात का जवाब डीजी तेंदुलकर अपनी बुक में देते हैं। डीजी तेंदुलकर गांधी के हिस्टोरियन हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि गांधी को पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं या सिखों की कोई चिंता नहीं थी। वो इंडिया में मुस्लिमों का ध्यान रखते हुए फिर रहे हैं, इंडिया में मुस्लिमों के लिए, उनकी सफरिंग के लिए राइट्स ऑफ माइनॉरिटी जैसे बिल बनवा रहे हैं, उनके लिए इतना सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? तो डीजी तेंदुलकर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि गांधी को उनकी चिंता नहीं थी। गांधी वॉज इक्वली कंसर्न्ड विद द सफरिंग्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है? हिंदू और सिख। तो गांधी को वहां पे रह रहे हिंदू और सिखों की तकलीफों का भी अंदाजा था, उनको लेकर वो चिंतित थे। लेकिन गांधी का ये कहना था कि जब तक मैं अपने देश में रह रहे मुस्लिम्स को संभाल नहीं पाता, मैं वहां जाकर हिंदुओं के लिए क्या बोलूंगा, मैं किस मुंह से पाकिस्तान जाऊं? गांधी ने कहा मैं जा सकता हूं, मैं जिन्ना से बात कर सकता हूं, लेकिन क्या वो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने अपने खुद के देश में मुसलमानों को सुरक्षित तो किया नहीं और पाकिस्तान में आकर हमें ज्ञान दे रहे हो कि हम हिंदू और सिखों के लिए सुरक्षा दें? तो गांधी ने कहा मैं किस मुंह से पाकिस्तान जाकर हिंदू और सिखों के लिए बोलूंगा जब तक मेरे अपने देश में मुसलमान ही सुरक्षित फील नहीं करेंगे। तो ये जवाब था गांधी का और डीजी तेंदुलकर का। अब चलते हैं नेक्स्ट, गांधी का फाइनली एसेसिनेशन। सब लोग गांधी की तरह सब्र करने वाले नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी के बड़ा विरोध में थे। अब यहाँ पर गांधी का एसेसिनेशन होता है। ये मैंने आपको एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग दी है, क्रेडिट गोज टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में ये खबर छपी थी जब गांधी को मार दिया गया था। खबर थी महात्मा गांधी एसेसिनेटेड एट दिल्ली। अब क्या हुआ देखिए,
30 जनवरी 1948 की शाम की बात है। गांधी को एक यंग मैन ने गोली मार दी और ये जो एसेसिन, ये हत्यारा था, ये कौन था? ये था नाथूराम गोडसे, जिसने वो वहां से भागा नहीं गांधी को मारने के बाद, उसने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और उसका मानना था कि गांधी क्या है? एन एपीजर ऑफ मुस्लिम्स। गांधी मुस्लिमों के चापलूस है और वो एपीजर है, उनकी खुशामद करता है, उनको खुश रखने के लिए काम कर रहे हैं। उसने गांधी पर एक बड़ा गहरा आरोप लगाया कि वो मुस्लिमों के एपीजर है, इसलिए गांधी को मार देना चाहिए। देखिए, गांधी एक ऐसा शख्स था जिसने इंडिया को आज़ादी दिलाई, इस बात में कोई शक नहीं है। जितना काम गांधी ने अपने दम पर किया उतना कभी कोई और नेता नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी और नाथूराम गोडसे ने तय किया कि वो गांधी को सजा देंगे, गांधी की वजह से देश का पार्टीशन हुआ, बर्बाद हुआ, और इस प्रकार के आरोप लगाकर उसने इतने बड़े स्टेट्समैन को शूट कर दिया और गांधी मारे गए। और जब गांधी की हत्या हुई तो पूरी दुनिया से मूविंग एप्रिसिएशंस आने लगी। इंटरनेशनल फिगर्स जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तक शोक जताया गांधी की मृत्यु पर। यहाँ तक कि वो टाइम मैगजीन जो कभी गांधी का मजाक उड़ाती थी, फिर गांधी की फैन बन गई, उस मैगजीन में भी गांधी के मार्टिरडम यानी कि गांधी की शहादत को अब्राहम लिंकन की शहादत से कंपेयर किया गया। किसी जमाने में अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की भी गोली मारकर हत्या हुई थी और अब्राहम लिंकन की हत्या करने वाला भी एक कट्टर अमेरिकी था, एक बाइगॉट था। उसी प्रकार गांधी को मारने वाला भी एक कट्टर हिंदू था। इसीलिए तो देखा जाए तो अब्राहम लिंकन की हत्या और गांधी की हत्या काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो टाइम मैगजीन ने गांधी के मार्टिरडम को अब्राहम लिंकन के मार्टिरडम से कंपेयर किया। तो दिस वॉज द एंड ऑफ गांधी। यहीं पर गांधी की मृत्यु होती है, खेल खत्म। अब ऐसा नहीं है कि गांधी को हम लोग किसी भी मामले में ये कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया सही था या गलत था, लेकिन गांधी जैसे स्टेट्समैन को ये हत्या डिजर्व नहीं करती थी। गांधी वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, जो भी हो उसने बहुत काम किए इंडियंस के लिए, अपनी शिकायतें हो सकती है लोगों के पास, लेकिन किसी को शूट कर देना किसी भी एंगल से शायद सही नहीं था। लेकिन गोडसे का अपना पर्सपेक्टिव है, उसने मार दिया गांधी को। और उसके बाद में हम इस चैप्टर को यहीं पर एंड करेंगे। लेकिन लास्ट में जाते जाते आपकी बुक में एक टॉपिक है जो ये कहता है कि कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिससे हम गांधी के पॉलिटिकल कैरियर को जान सकते हैं, है ना। तो आपकी बुक्स में तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन एक ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, हमने इस क्वेश्चन को इतना शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करी है। गांधी की आज हम हिस्ट्री जान पाए, गांधी का पॉलिटिकल कैरियर समझ पाए इन सोर्सेज से। पहला सोर्स जो हमें गांधी के बारे में बताता है वो है पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। पब्लिक वॉइस का मतलब है गांधी की स्पीच, उनके भाषण, और प्राइवेट स्क्रिप्ट का मतलब है उनके द्वारा लिखे गए प्राइवेट लेटर्स जो उन्होंने किसी को भी लिखे होंगे। तो आज गांधी का इतिहास जानने के लिए हमें गांधी के भाषण और उनके लिखे गए प्राइवेट लेटर्स को पढ़ना पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, गांधी के बारे में बहुत कुछ हमें यहाँ से पता चल सकता है। बहुत सारे तो ऐसे लेटर्स थे जो गांधी ने इंडिविजुअल्स को लिखे थे, जैसे नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, ये पर्सनल लेटर्स है। लेकिन आप एक बात समझना, आप ये मत सोच लेना कि गांधी के लिखे हुए प्राइवेट लेटर्स पढ़ने से आपको गांधी की प्राइवेट लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े नेता है, वो ये जानते थे कि उनके प्राइवेट लेटर भी प्राइवेट नहीं रहेंगे। कभी ऐसा जमाना आएगा जब उनके प्राइवेट लेटर्स किताबों में पब्लिश होंगे, तो ऐसे में वो कभी अपने मन की बात अपने प्राइवेट लेटर्स में भी जिक्र नहीं करते थे। गांधी पर्सनली कैसे थे, उनका क्या मानना था, उनकी सोच कैसी थी, ये प्राइवेट लेटर में कभी पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लेटर भी वर मेंट फॉर द पब्लिक। वो जानते थे ये जनता किसी न किसी दिन जनता की नज़र के सामने आएंगे। तो ऐसे में उनके लेटर्स की लैंग्वेज भी हमेशा इस अवेयरनेस से शेप थी। यानी गांधी जानते थे कि मेरे लिखे गए प्राइवेट लेटर भी किसी दिन पब्लिश होंगे, इसीलिए इनकी भाषा हमेशा फॉर्मल होती थी। कभी भी वो पर्सनल बातें इसमें नहीं लिखते थे। तो कहने को पब्लिक वॉइस, प्राइवेट स्क्रिप्ट आपको एक अच्छा सोर्स है गांधी के बारे में जानने का, बट स्टिल इसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं माना जा सकता। दूसरी चीज़ है ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज, है ना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब जब कोई इंसान खुद अपने ही जीवन के बारे में बताता है, अपनी जीवनी लिखता है। तो क्या गांधी की ऑटोबायोग्राफीज एक अच्छा अकाउंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई इंसान अपनी बायोग्राफी खुद लिखता है तो वो अक्सर अपनी मेमोरी से ये बातें लिखता है, जो ऑथर रिकलेक्ट कर पाए, ऑथर को जो बातें याद आएंगी
वही तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखेगा। अब हो सकता है कि कुछ बातें तो उसने विलफुली और कुछ बातें अनविटिंगली छोड़ दी। हो सकता है ना, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने बैठूंगा तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो मेरे बारे में जो मैं लोगों को नहीं बताना चाहता, तो मैं जानबूझकर उन बातों को छुपाऊंगा। या फिर कुछ ऐसे एक्ट भी हो सकते हैं जो अनविटिंग है, अनविटिंग एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग, मैं भूल गया उन्हें गलती से और मैं नहीं बता पाया। तो ऑटोबायोग्राफी भी किसी भी व्यक्ति का पूर्ण इतिहास नहीं बता सकती। कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, कई चीज़ें हम जानबूझ के छुपा लेते हैं। तो एकदम परफेक्ट सोर्स तो ये भी नहीं है। अगला सोर्स है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। भाई गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में सरकारी रिकॉर्ड्स में बहुत कुछ लिखा है। यानी गांधी जहां पर भी जाता था वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की उन पर नजरें होती थी, खास तौर पे वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर क्रिटिकल थे, ब्रिटिश की आलोचना करते थे, उन लोगों पर वो बहुत ही गहरी नज़र रखा करते थे ब्रिटिश। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने पुलिस लगा रखी थी उनके पीछे, है ना। कॉलोनियल रूलर्स केप्ट क्लोज टैप, यानी उनके ऊपर करीब से नजर रखते थे। तो बहुत सारे लेटर्स और रिपोर्ट्स है गांधी को लेकर जो पुलिसमैन ने लिखी थी, ऑफिशियल्स ने लिखी थी। वो उस वक्त तो सीक्रेट थे, है ना, उस वक्त तो ये राज में रखे गए थे, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे, उन्होंने हमें सौंप दिए। तो ऐसे में आज वो एक हिस्टोरिकल आर्काइव बन चुके हैं। आप चाहो तो उन डॉक्यूमेंट्स में जाकर पढ़ सकते हो कि वहां की पुलिस का क्या कहना था उस वक्त। चौथा सोर्स जो मैं गांधी के बारे में बताता हूँ वो है न्यूज़पेपर्स, अखबार। उस वक्त अखबार पब्लिश होते थे इंग्लिश में भी, कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस में, और उसमें महात्मा गांधी की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाता था, रिपोर्ट की जाती थी उनकी एक्टिविटीज़। तो वो भी हमें गांधी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स ऑर्डिनरी इंडियन थॉट्स बता सकते हैं हमें, लेकिन न्यूज़पेपर अकाउंट्स भी एक अच्छा सोर्स नहीं माना जा सकता। क्यों? बिकॉज वो अनप्रेजुडिस्ड नहीं है। मतलब कि प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह, यानी आप किसी के बारे में अपने मन में पहले से ही एक धारणा बना लेते हो कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, फिर आप उसी नज़रिए से उस व्यक्ति को देखते हो। अब न्यूज़पेपर लिखने वाले भी तो आप और हमारी तरह इंसान है। हो सकता है वो गांधी को पसंद करते हो सकता है ना पसंद करते हो, नाथूराम गोडसे की तरह। तो ऐसे में न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स छपेंगी उनमें भी पूर्वाग्रह होगा, प्रेजुडिस होगा। अगर वो व्यक्ति गांधी का समर्थक है तो ऑब्वियसली गांधी के बारे में अच्छा लिखेगा, और अगर गांधी को ना पसंद करता है तो गांधी को क्रिटिसाइज करेगा, उसकी आलोचना ही करेगा। तो ऐसे में न्यूज़पेपर भी कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं माने जा सकते, है ना। अब लोगों के अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, वर्ल्ड व्यू होते हैं, अखबारों में तो वही पब्लिश होगा। तो ऐसे में फिर वो चाहे पब्लिक वॉइस हो, प्राइवेट स्क्रिप्ट हो, ऑटोबायोग्राफी हो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो या न्यूज़पेपर हो, ये सब हमें गांधी के इतिहास के बारे में बताते हैं, नो डाउट। लेकिन इनमें से कोई भी अनबायस्ड सोर्स नहीं है जो हमें एग्जैक्टली उसकी हिस्ट्री बता पाए। ये हर एक सोर्स की कमी है। तो हमने दोनों बातें यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो गांधी के बारे में जाननी जरूरी है। हो सकता है आपको यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो यह है कि गांधी ने जो लेटर्स लिखे थे बाद में उनको पब्लिश किया गया, उस जर्नल का नाम क्या था? तो आंसर होगा हरिजन। हरिजन वो जर्नल है जिसमें गांधी के लेटर्स को पब्लिश किया गया था। एक और, नेहरू ने भी अपने सारे लेटर्स का एक कलेक्शन पब्लिश करवाया था। नेहरू ने जो लेटर्स लिखे या नेहरू को लोगों ने जो लेटर्स लिखे, बाद में नेहरू ने उनको एक जगह पर एक पब्लिकेशन में पब्लिश करवाया था जिसका नाम था ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये आप अच्छे से याद कर लेना। गांधी के लेटर्स हरिजन में और नेहरू के लेटर्स ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में हमें मिलते हैं। फिर 1919 कुछ ऐसे ही फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स, फोर्टनाइटली का मतलब एवरी 2 वीक्स, हर 14 दिनों से, हर 2 वीक से कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश होती थी, जिनको कौन पब्लिश करता था? होम डिपार्टमेंट। ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फाइनली कुछ डेट्स, और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 मार्च अप्रैल में। जलियांवाला बाग मैसाकर 1919 अप्रैल में। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट 1921 में। पीजेंट मूवमेंट बरदोली में हुआ था, जो हुआ था 1928 में। फिर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का गोल माना गया लाहौर कांग्रेस सेशन में 1929 में। 1930 में हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, है ना। और फाइनली 1942 या 40 में क्विट इंडिया मूवमेंट है जो शुरू होता है। तो ऐसे करके ये चीज़ आगे चलती है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैंने आपको बता दी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये वीडियो तकरीबन 2 घंटे का कुछ बन गया, लेकिन आपको इसमें पूरा चैप्टर कवर हो गया। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। ये एक वीडियो पूरा देखकर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आपको फिर चाहे बुक पढ़ने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, मैं सबका आंसर दूंगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो। प्लस इसमें कई सारी इमेजेस का यूज़ किया गया। ये सारी इमेजेस मैंने इंटरनेट से ली है, कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है और कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इमेजेस ली है। सारी इमेजेस का यूज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया गया है, ये मैं पहले से डिस्क्लेमर में बता देता हूँ। चलिए यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।